सो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा यूनिट 8.1, इसके अंदर जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनका डिस्कशन हम करें। एक जो पर्टिकुलर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए, कोई भी डिजीज जब भी आप लिखो मेडिसिन से रिलेटेड, सो उसमें ऑलमोस्ट 9 to 10 हेडिंग्स आपको उस क्वेश्चन के अंदर बनानी है, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। देन उसके बाद इटियोलॉजी के बारे में, एपिडेमियोलॉजी, होस्ट रेंज, देन ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके बाद नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स, देन डायग्नोसिस। अगर आपको आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो अराउंड 3, 5, 6, 11, 12 पॉइंट्स हैं। सो ये आपके पेपर को या आपके आंसर को बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे। जब जैसे यहाँ पे आप नोट्स देखोगे तो इस वे में अगर आप प्रेजेंट करोगे तो वहां पे एक चांसेस अच्छे बनते हैं कि एग्जामिनर जो देखेगा तो उसको क्लियरली ये चीजें पता लगेंगी कि यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, होच पोच नहीं हो रखा कहीं पे। उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है आपको। एक दो पेपर्स मैंने भी शेयर किए हैं आपके साथ जिन्होंने पिछली बार अच्छा स्कोर किया था। अब जैसे ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, अब पूरा इंट्रोडक्शन नहीं लिखने की जरूरत होती। आपको सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं वो उसके अंदर फॉलो करने होते हैं। जैसे एंथ्रेक्स है, अब एंथ्रेक्स को जब भी हम इमेजिन करेंगे तो एक पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर कट आएगी कि देयर बी एक्सुडेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस। और ब्लड कैसा होगा? अनक्लोटेड। डिजीज किस टाइप की होगी? आपको ये मेंशन करना है कि वो एक्यूट है तो एक्यूट डिजीज, क्रोनिक है तो क्रोनिक डिजीज। इस वे में थोड़ा सा एक लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिखोगे बेसिकली, तो वो ये मतलब जितने भी एग्जामिनर से बात हुई है वो ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो एक अच्छे इंट्रोडक्शन से करो, ताकि एक आप उनके माइंड में ये बने कि इससे रिलेटेड जो मेन चीजें हैं वो पहले पॉइंट के अंदर ही लिखी गई है। ये पहली चीज है जो आपको फोकस करनी है। उसके अलावा हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूजी के अंदर ना पढ़ी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने ना पढ़े हों। सो उन पॉइंट्स को आपको स्पेशली हाईलाइट करना है, क्योंकि आप ये मान के चलना कि जो पॉइंट आपने नहीं पढ़े हुए वो एक्स्ट्रा एडेड है नोट्स के अंदर, और उनको स्पेशली आप हाईलाइट करो, क्योंकि वो लगभग जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पॉइंट्स को ऐड किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव बनाने वाले भी यही एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करने आए। सो इसमें फर्स्ट डिजीज हम शुरू करते हैं, एंथ्रेक्स। दो डिजीज आज मेजर हम करेंगे, एंथ्रेक्स और ब्रुसेलोसिस। इनके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीज हमारे सिलेबस का पार्ट है जूनोसिस में। और तीन मेजर डिजीज हैं हमारे पास, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस और रेबीज। रेबीज लास्ट टाइम पूछी जा चुकी है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद इसकी अब की बार ना पूछें। सो मेडिसिन में या जूनोसिस में इन दोनों डिजीज की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो जूनोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जूनोसिस के अंदर कवर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया के या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब एंथ्रेक्स की जब बात हमारे पास आती है तो ये एक, आप लोगों को दो चीजें तो एटलीस्ट जो हम शुरू से याद रखते हैं कि एक तो इसके अंदर पोस्टमार्टम परफॉर्म नहीं करना, ये चीज हमें पता है। दूसरा कि जो ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड है वो चीज हमें इसके अंदर देखने को मिली। ये दो मेन, आई थिंक जब हम शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से ही ये चीजें हमें बता दी जाती हैं। अब जब हम इसको स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सो आंसर राइटिंग में एक पहली चीज उससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स आपको पता है इंपॉर्टेंट, जैसे स्प्लेनिक फीवर इसको बोलते हैं एंथ्रेक्स को। क्यों स्प्लेनिक फीवर बोलते हैं? ऑल दो पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जिन केसेस में करते हैं तो वहां पे जो स्प्लीन का साइज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, मार्क्ड इंक्रीज इन साइज ऑफ स्प्लीन। सो ये आप मेंशन करोगे, वेटनरी से भी रिलेटेड है। देन कुछ ऐसे नाम है, जैसे आप देखोगे वूल सोटस डिजीज, ये ह्यूमन से रिलेटेड इस डिजीज का नाम है। वहां पे जो इनहेलेशन ऑफ पोर्स होते हैं उसकी वजह से जो डिजीज ट्रांसमिट होती है, इसलिए नाम दिया गया इसको वूल सोर्टेड डिजीज। या मेलिग्नेंट कार्बंकल्स, एक नाम आप इसका पढ़ते हो। सो उस कंडीशन में स्किन के ऊपर कार्बंकल्स या डर्मेटाइटिस हमें देखने को मिलती है। सो एटलीस्ट दो तीन नाम आपको हर पर्टिकुलर डिजीज के याद होने चाहिए। जैसे इसका इंपॉर्टेंट है स्प्लेनिक फीवर, चार बोन एक इंपॉर्टेंट नाम है। ये चाहे आप
बाय चांस साइड बाय साइड थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव भी हम टच करते चलेंगे, अगर कभी ऑब्जेक्टिव भी कर देता है एचपीएससी तो हमें कोई दिक्कत ना आए। सो स्प्लेनिक फीवर क्योंकि डिजीज से रेलेवेंट है, डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम साइन है, सो इसको आप मेंशन करोगे। वूल सॉर्टर डिजीज जूनोटिकली इसका यही नाम मेंशन होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी एक नाम चूज करना चाहो, चारबोन या कार्बंकल में से चूज कर सकते हो। देन इंट्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो क्या चीजें हमारे पास है कि ये अफेक्ट किस किस को करेगा, एक डोमेस्टिक एनिमल्स को और ह्यूमन को। किस टाइप की डिजीज देखने को मिलेगी, तो आपका आंसर स्टार्ट यहीं से होगा। आपको ये मेंशन करना है कि उस डिजीज का कोर्स क्या होगा, क्या वो एक्यूट डिजीज है, पर एक्यूट है, क्रोनिक है। जैसे आप जोनेस डिजीज लिखोगे पैराट्यूबरक्लोसिस, वहां पे आप ये मेंशन करोगे दिस इज क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज। ट्रिपेनोसोमियासिस मेंशन करेंगे तो वहां पे पर एक्यूट टू क्रोनिक किसी भी टाइप की हो सकती है। ये अभी शुरू में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा पूरी डिजीज को डिस्कस करके कि ये एक्यूट कोर्स है या पर एक्यूट या क्रोनिक कोर्स। देन दिस इज एक्यूट टू पर एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो अगर इंट्रोडक्शन हमें किसी भी डिजीज का लिखना है तो हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, कोर्स कैसा है उसका, क्या वो एक्यूट है या क्रोनिक है, किस टाइप की है। देन उसके होस्ट कौन से अवेलेबल है हमारे पास। जैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज है जो सिर्फ कैटल को अफेक्ट करती है या शीप को अफेक्ट करती है, कैटल को करती है, तो वहां पे हम लिख देंगे सिंपली एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ कैटल एंड शीप, कैरेक्टराइज्ड बाय एक दो इंपॉर्टेंट साइन जो आपको उसका याद है वो वहां पे मेंशन करना है, और आपका इंट्रोडक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाए। ये मैं बता रहा हूं कि आपका आंसर प्रॉपरली कैसे आपको लिखना है। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कोर्स कैसा है, एक्यूट टू पर एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड कैरेक्टराइज बाय सेप्टिसीमिया, जहां पे जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फ्लेमेटरी साइंस प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम सेप्टिसीमिया बोलेंगे। देन सडन डेथ विद एक्सुडेशन ऑफ डार्क टेरिकरल एंड अनक्लोटेड ब्लड। नेक्स्ट इसके बाद जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी जब भी हम लिखेंगे एक तो जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम हम मेंशन करेंगे। अगर आपको याद रह पाता है ये कि ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आप वहां पे मेंशन करोगे। देन स्पोर फॉर्मिंग है या नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, एटलीस्ट ये दो चीजें आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए कि अलोंग विद द इटियोलॉजी आप ये मेंशन करो कि पॉजिटिव बैक्टीरिया है या नेगेटिव बैक्टीरिया है। सो यहाँ पे हमें क्योंकि कुछ मेजर डिजीज हैं उनका बार बार रिवीजन हम करेंगे तो उनसे रिलेटेड सारी चीजें हमें याद हो जाएंगी। जैसे दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रेसिस। अब वो पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन करोगे इनडायरेक्टली कि हम पोस्टमार्टम क्यों नहीं परफॉर्म करते, बिकॉज अंडर एरोबिक कंडीशंस जब भी ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा देयर बी स्पोर फॉर्मेशन, और ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, ये जो स्पोर्स हैं, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट्स। सो हमने क्या किया यहाँ पे, एक इटियोलॉजी को याद किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। देन अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स स्पोर्स which are very resistant and survive for prolonged time period outside the hosted environment. अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जब आंसर लिखोगे तो इस पूरी स्टेटमेंट को ऐसा लिखोगे। आपको सिंपली क्या लिखना है, इटियोलॉजी कोज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देन इसके नीचे एक सब पॉइंट बनाओगे आप दैट अंडर एरोबिक कंडीशन आप मेंशन करना चाहो या आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इट लीड टू स्पोर फॉर्मेशन विच आर रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड आउटसाइड होस्ट इन एनवायरमेंट। एक छोटा सा पॉइंट बनेगा, बहुत लंबा नहीं बनेगा। Then high carbon dioxide level and putrefaction of the carcass inhibits the sporulation, कि जिस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा होगा और पुट्रिफिकेशन होगी तो कार्कस के अंदर स्पोरुलेशन नहीं होगी। अब ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको याद करना, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उसमें ये पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी और आप भूलोगे नहीं। पॉइंट क्या है, आप में से कोई बताएगा कि एंथ्रेक्स का जो कार्कस डिस्पोजल है वो कैसे करते हैं।
कार्कस डिस्पोजल ऑफ एंथ्रेक्स, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके। सर डीप बरियल और बाय बर्निंग। डीप बरियल मेनली हम इसका यूज करते हैं। सो ड्यूरिंग डीप बरियल हम क्या यूज करते हैं? जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, हम इन जनरल एनिमल्स के लिए जब उनको बरी करते हैं तो सॉल्ट का यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या यूज करते हैं? सर लाइम। आपको बेसिकली इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम जो है हम यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं? जब पुट्रिफिकेशन होगी तो जो कार्कस के जितना भी वाटर आप कह सकते हो या जो एक्सुडेट होगा, दैट विल रिएक्ट विद कार्बन दिस कैल्शियम कार्बोनेट, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। और ये जो CO2 है, दैट विल इनहिबिट द स्पोरुलेशन। इसीलिए जो पर्पज है हमारा लाइम एडिशन का। ये जो CO2 होगी, दिस विल इनहिबिट द स्पोरुलेशन। तो अब ये जो पॉइंट है कि हम लाइम को क्यों यूज करते हैं, ये आपको आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट है, और उसको हाईलाइट भी करना है। और जो CO2 का कंसेप्ट है वो आप इटियोलॉजी के अंदर भी मेंशन करोगे कि यहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और पुट्रिफिकेशन ऑफ कार्कस जो होगा, दैट विल इनहिबिट द स्पोरुलेशन। सेम पॉइंट हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर मेंशन करेंगे कि प्रॉपर डिस्पोजल या प्रॉपर बरियल ऑफ कार्कस विद लाइम। और फिर ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे कि लाइम क्यों यूज करते हैं हम। लाइम इज यूज बिकॉज इट विल प्रोड्यूस CO2 आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद पुट्रिफाइड कार्कस, दैट विल इनहिबिट द स्पोरुलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंशन करना है कि क्या क्या पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जो स्पोरुलेशन को रोक सकती हैं। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, स्पोरुलेशन होगी, स्पोर्स बनेंगे जो रेजिस्टेंट है और इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करेंगे। देन CO2 के कांटेक्ट में आया तो स्पोरुलेशन नहीं होगी, और इसीलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। देन वायरुलेंस फैक्टर, इसके वायरुलेंस फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि जब 2018 का पेपर हुआ था, उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ बैक्टीरिया है विच, जो ये हम डिस्कस करते हैं कि ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस, ये क्यों होता है? ऊजिंग आउट ऑफ अनक्लोटेड ब्लड, ब्लड जो है वो क्लोट क्यों नहीं हो पाता जब बाहर आता है? इसके लिए बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली, जो इस ब्लड को क्लोट नहीं होने देते। बैक्टीरिया के जो वायरुलेंट फैक्टर्स हैं उनको हमने दो क्लासेस के अंदर डिफाइन किया। एक जो है दैट इज वायरुलेंट फैक्टर्स में कैप्सूल, सेकंड है टॉक्सिन्स, और तीन टाइप के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए ट्रिपल टॉक्सिन्स। फर्स्ट कैप्सूल, कैप्सूल हैविंग ग्लूटामाइल पेप्टाइड, और इस कैप्सूल के अंदर प्रॉपर्टी है फिब्रिनोलाइसिन की। दिस फिब्रिनोलाइसिन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ग्लूटामाइल पेप्टाइड आपको याद रहता, आप रखो। अदरवाइज ये जरूर याद रखना है कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ये प्रॉपर्टी है जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देती, ये आपको स्पेशली मेंशन करना है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। देन इसी कैप्सूल के अंदर एंटीफेगोसिटिक एक्टिविटी है। क्यों डेथ हमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्यों हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज जो है वो एक्ट नहीं कर पाती, उसका रीजन ये है कि दिस कैप्सूल पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द होस्ट इम्यून सेल्स। दिस ऑल्सो एक्ट एज स्प्रेडिंग फैक्टर। सो ये तो मिनिमम आपको इसके अंदर याद रखना ही रखना है, बाकी चीजें आपको याद रहती हैं बेटर है, नहीं रहती है तो कोई बात नहीं। आप सिंपली मेंशन करो कैप्सूल दैट कंटेन्स फिब्रिनोलाइसिन विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ हमारा। देन कुछ टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है, उसमें पहला इडिमा फैक्टर, सेकंड लीथल फैक्टर, थर्ड प्रोटेक्टिव एंटीजन। प्रोटेक्टिव एंटीजन तो मेजरली हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन ये दो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पैथोजेनेसिस हम डिस्कस करेंगे वो पैथोजेनेसिस इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से होगी। इडिमा सिंपल है, इडिमा कोज करेगा। लीथल फैक्टर क्या करेगा? दिस विल कोज टिश्यू नेक्रोसिस। और ये प्रोटेक्ट करेगा वही डिफेंस जो सेल्स हैं होस्ट की, उनसे प्रोटेक्ट करेगा। ट्रिपल टॉक्सिन्स, इडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर, देन प्रोटेक्टिव एंटीजन फैक्टर। इडिमा फैक्टर क्या करेगा? होस्ट के अंदर इडिमा कोज करेगा। लीथल फैक्टर क्या करेगा? नेक्रोसिस कोज करेगा। और जो हमने देखा जो ब्लड क्लोटिंग का पार्ट था, दैट इज फ्रॉम कैप्सूल। द नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आ जाता है एपिडेमियोलॉजी और होस्ट रेंज।
एपिडेमियोलॉजी के ये मैं सिर्फ फर्स्ट डिजीज में बताऊंगा कि आपको पर्टिकुलर उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, बाकी फिर हर डिजीज के अंदर ये मेंशन नहीं होगा। एपिडेमियोलॉजी में जब भी आप लिखोगे तो आपको ये बताना है कि डिजीज जो है वो वर्ल्ड वाइड इन अकरेंस है, या किसी एक पर्टिकुलर कंटिनेंट की डिजीज है, या किसी ऐसे एरिया की डिजीज है जहाँ पे सोइल का कुछ चेंज होता है, या वाटर लॉगिंग की कंडीशन है, जैसे लेप्टोस्पायरा हम पढ़ेंगे, तो वहां पे जहाँ पे हैवी रेनफॉल है या स्टेगनेंट वाटर है, उन कंडीशंस के अंदर ज्यादा डिजीज देखने को मिलती है। देन कोई और स्पेशल कोई फैक्टर हो सकता है एपिडेमियोलॉजी में जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात करे, वो हम मेंशन करेंगे। होस्ट रेंज आप चाहो एपिडेमियोलॉजी के साथ लिख सकते हो, चाहो अलग भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे एंथ्रेक्स जो है दैट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इंसिडेंसेस वेरी विद टाइप ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट। देन होस्ट रेंज के अंदर क्या होगा, कैटल एंड शीप दे आर वेरी ससेप्टेबल, या मेजरली जो डिजीज है हमें इन्हीं के अंदर देखने को मिलती है, जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है वो कैटल एंड शीप के अंदर होगी। देन हॉर्सेस, डियर्स, बीसन्स, इनके अंदर डिजीज होती है, दे आर क्वाइट ससेप्टेबल, और ये जो है कैटल शीप दे आर वेरी ससेप्टेबल। देन स्वाइन लेस ससेप्टेबल, जो डिजीज होगी एंथ्रेक्स की वो ऑलमोस्ट एवरी स्पीसीज में डेथ कोज करेगी, सिर्फ स्वाइन को छोड़ के। स्वाइन के अंदर डेथ नहीं हमें देखने को मिलती। सो लिमिटेड पॉइंट्स में आप इसको कवर करना चाहो, आप सिंपली लिखो कैटल, शीप वेरी ससेप्टेबल, देन हॉर्स या बिसन दे आर ससेप्टेबल, ह्यूमन बींग स्वाइन लेस ससेप्टेबल, डॉग्स, कैट्स एंड रैट्स दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट। देन ये पॉइंट, द डिजीज इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फेटल एक्सेप्ट इन स्वाइन। एक स्पेशल पॉइंट और आपको इसके अंदर मेंशन करना है, जो एल्जेरियन ब्रीड ऑफ शीप है दैट शोज नेचुरल इम्यूनिटी टुवर्ड्स एंथ्रेक्स। सो इन सारे जो पॉइंट्स हमने, आप इनको पॉइंटर लगा लगा के मेंशन कर सकते हो आपके एग्जाम के अंदर। मैंने दोनों टाइप की प्रेजेंटेशन दी है, यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में भी है, आगे जितनी डिजीज पढ़ेंगे हम उनको पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट हमारा बनेगा ये कि वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकंड में होस्ट रेंज हमारे पास आएंगे कि जो कैटल एंड शीप हैं दे आर वेरी ससेप्टेबल, horses, deers they are quite susceptible, human beings swines less susceptible, dogs and cats almost resistant, और disease is fatal in almost every species except swine, और Algerian जो breed है that shows natural immunity towards anthrax। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन, एक सेपरेट हेडिंग आप यहां पे डाल के लिख सकते हो, ट्रांसमिशन। कैसे जो भी बैक्टीरिया है या उसके स्पोर्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। अब ह्यूमन बींग्स की हमने बात की, वूल सॉर्टर डिजीज है, वो थ्रू इनहेलेशन भी एंटर कर सकता है स्पोर्स जो है उसके, और कहीं पे अगर वुंड है उस पर्टिकुलर वुंड से भी एंट्री हो सकती है। एनिमल्स के अंदर जनरल जो एनिमल्स के अंदर रूट होगा मेजर ऑफ द डिजीज का, मेजोरिटी ऑफ द डिजीज का, वो क्या होगा, या तो थ्रू इनहेलेशन या थ्रू इंजेशन। स्पोर्स कैन बी पिक्ड बाय एनिमल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोइल, फ्रॉम द फोडर ग्रोन ऑन इन्फेक्टेड सोइल, फ्रॉम कंटेमिनेटेड बोन मील। सपोज कोई ऐसा एनिमल था जिसकी डेथ एंथ्रेक्स से ही हुई, उसका बोन मील या उसके प्रोटीन कंसेंट्रेट यूज किए, उनके अंदर स्पोर्स मिलेंगे। या बाय चांस कोई पर्टिकुलर एनिमल है जिसका पोस्टमार्टम वहां पे परफॉर्म हो गया, उसके स्पोर्स आ गए हैं उस सॉइल के ऊपर जहां से पास्चर हम एनिमल को खिला रहे हैं, वहां से डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, कंटेमिनेटेड वाटर से हो सकती है। सो सिंपली हम लिखेंगे ट्रांसमिशन रूट क्या होगा, थ्रू इंजेशन। इंजेक्शन कहां से, दो पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, फ्रॉम फोडर ग्रोन ऑन इन्फेक्टेड सोइल, या बोन मिल और कंटेमिनेटेड वाटर। देन ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कैसे आएगी, जो हमने पार्ट डिस्कस किया वूल सॉर्टर डिजीज का, दैट इज थ्रू इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। सो सिंपली मैं इसको लिखना चाहूं यहाँ पे, एक पॉइंट पहला मेरा क्या बनेगा, दैट इन्फेक्शन थ्रू इंजेशन। कहां से इंजेक्शन होगा, जो कंटेमिनेटेड फोडर है उससे, बोन मील से हो सकता है, और फोडर इन्फेक्टेड बाय एक्सक्रीटा, ब्लड या अदर मटेरियल, और वाटर कैन बी कंटेमिनेटेड। देन ह्यूमन बींग्स के अंदर थ्रू इनहेलेशन।
ये माइनर पॉइंट आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, ना करना चाहो नहीं कर सकते, कि जो फ्लाइज हैं दे कैन एक्ट एज मैकेनिकल वेक्टर ऑफ डिजीज। इनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी पर्टिकुलरली। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ हमारा, इनहेलेशन, इंजेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वुंड बाय स्पोर्स, दीज आर द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आपको सिंपली ये 3 पॉइंट्स अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करने हैं, इनहेलेशन, इंजेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वुंड। ठीक है। सो इस वे में हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, एक इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, देन उसकी क्या इटियोलॉजी है, बैक्टीरिया की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद एपिडेमियोलॉजी या उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, होस्ट रेंज अभी तक हमने देख ली, और कैसे वो ट्रांसमिशन हो रहा है। अब इन पर्टिकुलर मेथड से, किसी भी पर्टिकुलर मेथड से जो बैक्टीरिया है या उसके स्पोर्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर कर गए, देन नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखना है वो पैथोजेनेसिस लिखना है। उसके अंदर क्या होगा कि एंट्री से लेके और क्लिनिकल साइंस के प्रोडक्शन तक जो भी बैक्टीरिया है या उसके टॉक्सिन्स है कहाँ कहाँ बॉडी के अंदर गए हैं। तो आप देखोगे कि मोस्टली जो डिजीज है उनकी पैथोजेनेसिस आपको लगभग सेम देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। पहले आपको ये मेंशन करना है कि एंट्री किस रूप से होगी, जैसे यहाँ पे फॉलोइंग एंट्री, फॉलोइंग इंजेशन, इनहेलेशन, या साथ में लिखो थ्रू वुंड। ऑर्गेनिज्म जो है वो लिम्फ नोड्स के पास जाएगा, लिम्फ नोड्स में मल्टीप्लाई करेगा। अब लिम्फ नोड से कहां जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो जाएगा ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या कंडीशन होगी, सेप्टिसीमिया प्रोड्यूस होगा, और सेप्टिसीमिया से फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, और वहां पे जो भी साइंस है वो प्रोड्यूस करेगा। फॉलोइंग इंजेशन, inhalation, the organisms reach regional lymph nodes and multiply. Later on through lymphatics they get into blood and cause septicemia. आप कोई पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहे आपकी मर्जी है, अदरवाइज पैथोजेनेसिस लिखने का बेस्ट तरीका है वो है फ्लो चार्ट। सिंपली लिखेंगे इंजेशन ऑब्लिक इनहलेशन ऑब्लिक कंटेमिनेटेड वुंड, देन वहां से सिंपली लिखेंगे रीजनल लिम्फ नोड्स, मल्टीप्लीकेशन इन लिम्फ नोड्स, देन ब्लड कॉजिंग सेप्टिसीमिया, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। उसके बाद अल्टीमेटली डेथ हम कह सकते हैं। जब बीच में एक पॉइंट मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे जो नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज और इडिमा और देन डेथ। सो जितनी भी डिजीज हैं उन सब के अंदर इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो बेटर रहेगा। आप लिखना चाहो पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपका टाइम भी सेव करेगा, और सीधा आपको पेज भरना है तो आप वर्टिकली भी जा सकते हो, आपके पास जगह कम है आप हॉरिजेंटली भी जा सकते हो उसके अंदर। देन ये आई थिंक आपको शायद ये पॉइंट हमने पहले नहीं डिस्कस किया होगा कभी, ये पढ़ाते भी नहीं यूजी वगैरह में, कि जब ये बेसिलाई जो है जब इन्वेड करेगा ऑल बॉडी टिश्यूज को उसके बाद क्या हुआ। तो दो थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग, एक पुरानी थ्योरी है एक नई थ्योरी। सो आप सिंपली यहां तक की पैथोजेनेसिस फ्लो चार्ट के अंदर मेंशन करोगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो गया, देन एक सिंपल पॉइंट हम लिखेंगे, टू थ्योरीज फॉर कॉज ऑफ डेथ। एक थ्योरी का नाम लिखोगे आप लोग जैम थ्योरी। अब इसमें नाम हमें क्लियर कर रहा है, इसको हाईलाइट करेंगे। लोग जैम थ्योरी, जैम थ्योरी क्या कहती है, ट्रैफिक जैम जैसे हो जाता है वैसे बैक्टीरिया ने जो कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड पर्टिकुलरली किसी भी टिश्यू तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टिंग इन एनोक्सिया ऑफ सेल्स। ये क्या होता है एनोक्सिया, एनोक्सिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जिस टाइम पे बैक्टीरियाज ने कैपिलरीज को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया उसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई वहां तक नहीं आ पाई, जिसकी वजह से सेल डेथ हमें देखने को मिली। ये पुरानी थ्योरी है। आप इसके बाद लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरी या अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस पोटेंट टॉक्सिन्स, जो हमने बैक्टीरिया की जब ये हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके अंदर क्या क्या वायरुलेंस फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें डिस्कस किया था।
organism produces potent toxins which affect the CNS, cause edema, tissue damage leading to shock and acute renal failure. ये मोर एक्सेप्टेबल थियरी है. सो हम सिंपली ये लिखेंगे, यहां तक हमारी पैथोजेनेसिस क्लियर हुई कि एंट्री हुई पर्टिकुलर जो भी बैक्टीरिया है, लिम्फ नोड में गया, वहां मल्टीप्लीकेशन हुई, देन ब्लड के अंदर सेप्टिसीमिया कोज किया, देन बैक्टीरिया विल इन्वेड डिफरेंट ऑर्गन्स. उसके बाद सिंपल पॉइंट लिखेंगे, टू थ्योरीज रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ. फर्स्ट लोग-जैम थ्योरी, उसके अंदर ये लिखेंगे कि बैक्टीरिया जो है दे विल ब्लॉक द ल्यूमन ऑफ कैपिलरी लीडिंग टू एनोक्सिया एंड डेथ. देन सेकंड के अंदर, according to recent studies, organism produce toxins which affect the CNS, causes edema and tissue damage leading to shock and renal failure. अब जो दो टॉक्सिन्स हमने ऊपर डिस्कस किए थे जहां उनका नाम मेंशन किया था, वो क्या डैमेज कोज करते हैं वो आप पैथोजेनेसिस के अंदर लिखोगे. दैट जो लीथल टॉक्सिन है दैट विल कोज टिश्यू नेक्रोसिस या लोकल नेक्रोसिस, और इडिमा टॉक्सिन जो है दैट विल कोज एक्सटेंसिव इडिमा. सिंपल एक पॉइंट लिखो, लीथल टॉक्सिन, इसके आगे लिखेंगे लोकल नेक्रोसिस, इडिमा टॉक्सिन, एक्सटेंसिव इडिमा. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज. देन एक पॉइंट और आप मेंशन करोगे कि जितने भी एंथ्रेक्स के केसेस है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस राइगर मोर्टिस इज एब्सेंट. राइगर मोर्टिस डज नॉट अकर इन केसेस ऑफ एंथ्रेक्स. ये कंप्लीट पैथोजेनेसिस है हमारी, जिसको अगर चाहे तो हम बहुत ब्रीफली लिख सकते हैं. ये इतना डिटेल में इसलिए मेंशन है कि आधा तो आपको याद रह ही जाएगा, सारा ना भी रहे. सो अगर हाफ भी इसका मेंशन कर दोगे तो हमें सफिशिएंट नंबर वहां पे मिल जाएंगे. सो इंजेक्शन हुआ, इनहेलेशन, देन रीजनल लिम्फ नोड में एंट्री, मल्टीप्लीकेशन, सेप्टिसीमिया, इन्वेड डिफरेंट टिश्यूज, डेथ. डेथ की दो थ्योरीज आपने मेंशन करनी है, देन टॉक्सिन्स मेंशन करने हैं और वो टॉक्सिन्स क्या डैमेज करेंगे. ये कंप्लीट पैथोजेनेसिस है हमारी. देन हम आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर. सो हमने डिस्कस किया था एंथ्रेक्स जो है वो कैटल और शीप के अंदर सबसे ज्यादा हमें एग्रेसिव फॉर्म में देखने को मिलता है, या दीज आर हाईली ससेप्टेबल. इंक्यूबेशन पीरियड मुझे नहीं लगता आपको याद रहेगा, या आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो. आपको ये पॉइंट मेंशन करना है कि कैटल के अंदर या शीप के अंदर दो फॉर्म देखने को मिलेंगी, पर एक्यूट एंड एक्यूट, जो आपके इंट्रोडक्शन के फर्स्ट वर्ड्स थे. सो उसमें जो पर एक्यूट फॉर्म है वहां पे सडन डेथ विदाउट एनी क्लिनिकल साइंस. और ये सबसे कॉमन डिजीज हमें देखने को मिलती है कि सिंपल, शाम को एनिमल ठीक था, सुबह उसको उसकी डेथ हुई मिलेगी, और जो ब्लड है वो जितनी भी ओरिफिसेस हैं वहां से आता हुआ दिखेगा. कुछ केसेस में क्या मिल सकता है अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो, हाई फीवर, ट्रेमर्स, डिस्निया, कंजस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन, कन्वल्जन्स एंड डेथ, या ऊजिंग ऑफ अनक्लोटेड टेरी कलर्ड ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस. सो इनमें से आप एक दो पॉइंट उसके अंदर मेंशन करोगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर, क्योंकि विदाउट क्लिनिकल साइंस ज्यादा डेथ देखने को मिलती है, ये कम केसेस के अंदर मिलती है. इंपॉर्टेंट है एक्यूट फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर हमें फिर भी साइंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं. सो हाई फीवर. अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी डिजीज हम डिस्कस करेंगे जहां पे भी हाई फीवर या पायरेक्सिया होगा, आप कॉमनली नोट करो, आप एनिमल की पिक्चर इमेजिन करो, जहां पे फीवर होगा वहां पे एनोरेक्सिया हमें देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, देन रिडक्शन इन मिल्क यील्ड, और रूमिनेशन एब्सेंट. ये सारी चीजें आपको कॉमनली हर डिजीज के अंदर देखने को मिलेंगी जहां फीवर होगा. सो ये चीज आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो कि जिस कंडीशन के अंदर फीवर हमने डिस्कस किया वहां पे एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, आप सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट से हो तो इन चीजों को आपको आइडिया होना चाहिए. तो एटलीस्ट कोई ऐसी डिजीज आ भी जाती है जिसमें हमें ये पता है कि एग्जैक्ट क्लिनिकल साइंस नहीं पता, लेकिन ये पता है फीवर वहां पे मिलेगा, सो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर. इस पर्टिकुलर डिजीज से स्पेसिफिक क्या मिलेंगे वहां पे, कंजस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन या उनके अंदर हेमरेजेस हैं, इंक्रीज हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट काउ में अबॉर्ट, शार्प रिडक्शन इन मिल्क यील्ड. देन इडिमा फैक्टर हमने डिस्कस किया, इडिमेटस स्वेलिंग हमें कहाँ मिलेंगी, थ्रोट, स्टर्नम, फ्लैंक या इन पेरिनियम पे. अगर जीआईटी इन्वॉल्व है तो डायरिया एंड डाइजेंट्री. और विद इन 2 days या 48 hours हमें
उस पर्टिकुलर एनिमल की डेथ देखने को मिलती है। अब अगर आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते तो कम से कम जो चीजें यहाँ पे हाईलाइटेड है वो आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे जो है चेकिंग या मार्किंग आप देखोगे होगी कि आपने की पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं या नहीं कर रखे। तो वहां पे हाई फीवर होगा, अबॉर्शन होगा, शार्प रिडक्शन इन मिल्क यील्ड, इडिमेटस स्वेलिंग और डेथ विद इन 48 आवर्स। ये कुछ पॉइंट है जो हमें मेंशन करने हैं। देन ये एक छोटा सा पॉइंट आप वहां पे मेंशन करोगे कि पिग्स के केस में स्पेशली देर जो डिजीज है दैट इज एक्यूट और सब एक्यूट, मैनी ऑफ द साइंस आर सिमिलर टू कैटल। एक इंपॉर्टेंट साइंस आपको लिखना है, स्वोलन लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक। ये एक बार पीपीएससी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब के अंदर, स्वोलन लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक, कि पिग के अंदर अगर एंथ्रेक्स होता है तो क्या चीज हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे डेथ बहुत कम केसेस के अंदर होती है, लेकिन जो स्वोलन लिम्फ नोड ऑफ नेक्स है ये देखने को मिलती है। सो सिंपली पिग्स के केस में साइंस सिमिलर टू कैटल, पेटेकियल हेमरेजेस ऑन स्किन और स्वोलन लिम्फ नोड्स, या इडीमा आप एडिशनली मेंशन करना चाहो तो वो हॉर्सेज और कैटल, हॉर्सेज में सिमिलर टू कैटल साइन देखने को। तो हॉर्सेज का आप ना भी लिखना चाहो छोड़ सकते हो, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंपल स्पीसीज डिफरेंशिएट ना करके सिंपल क्लिनिकल साइंस लिखो, और एक्यूट और पर उनके अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी वो चीजें आप मेंशन करोगे। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बाद नेक्रोप्सी फाइंडिंग, अगर एनिमल की डेथ हो जाती है तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये चेंजेस आपको पता है। राइगर मोर्टिस हमने पहले देखा, दैट इज एब्सेंट। देन अनक्लोटेड टेरिकुलर ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस, स्प्लीन इज एनलार्ज्ड। ये मैं जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर पोस्टमार्टम परफॉर्म करते हैं तो स्प्लीन इज एनलार्ज्ड, दैट बिकम्स सॉफ्ट लिक्विफाइड। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द डिजीज, दैट व्हाई डिजीज इज कॉल्ड स्प्लेनिक फीवर। एडिशनली ब्लोट वहां पे मिलेगा, पेटेकियल हेमरेजेस मिलेंगी। तो ये लिखो ना लिखो, ये 3 पॉइंट्स आपको आंसर के अंदर लिखने हैं। राइगर मोर्टिस एब्सेंट है, अनक्लोटेड ब्लड है और एनलार्ज स्प्लीन है वहां पे। ये तो मस्ट है जो आपको नेक्रोप्सी फाइंडिंग के अंदर लिखने पड़ेंगे। देन एक और पॉइंट, पोस्टमार्टम शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन सस्पेक्टेड केसेस ऑफ एंथ्रेक्स एज द बेसिलाई आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर या ऑक्सीजन रिजल्ट इन स्पोर फॉर्मेशन which can survive for very longer duration of times and resistant to extremes of temperature, chemical disinfection and desiccation. So ये आप एडिशनल पॉइंट वहां पे मेंशन करोगे कि पोस्टमार्टम परफॉर्म नहीं करते, साथ के साथ आप रीजन भी दोगे कि वो पोस्टमार्टम हम क्यों नहीं परफॉर्म करते। नेक्स्ट डायग्नोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। क्या कोई आप में से बता सकता है हम क्या क्या मेंशन करेंगे डायग्नोसिस के अंदर? कोई टेस्ट, कोई माइक्रो से है तो क्या इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक हैं, या सर एक तो एस्कॉलिस टेस्ट और एक मैकफीडियन रिएक्शन। स्कोलिस टेस्ट, गुड। सर मैकफेडियन रिएक्शन। सो डायग्नोसिस में जब हम मेंशन करेंगे तो पहला पॉइंट हमारा लगभग हर डिजीज के अंदर यही होगा कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइंस, उनके बेसिस पे हम आइडिया लगाएंगे। सो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ, ऊजिंग ऑफ अनक्लोटेड टेरी ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस। देन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्पेशली ये आपके आंसर के अंदर होने चाहिए। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको आप हाईलाइट भी करोगे। दैट एक जो साहब ने अभी डिस्कस किया मैकफेडियन रिएक्शन, वहां पे हमें ये मेंशन करना है कि जो कैप्सूल है दैट विल अपीयर पिंक, और जो बैक्टीरिया का कलर है वो दैट इज ब्लू। जब स्टेन हम करेंगे तो कैप्सूल विल अपीयर पिंक, बैक्टीरिया विल अपीयर ब्लू। एस्कोलिस टेस्ट मेंशन करोगे, एक और वर्ड आप उसके साथ ऐड कर देना, दिस इज एन थर्मल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ये दो हुए। उसके अलावा जब न्यूट्रिएंट अगार पे हम इसकी ग्रोथ करते हैं तो मेडुसा हेड कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के अंदर आप मेंशन करोगे। देन जिलेटिन के अंदर जब इसका कल्चर करेंगे तो इन्वर्टेड फिग ट्री लाइक अपीयरेंस। सो डायग्नोसिस में एक पॉइंट हमारा बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस, बाकी ये स्पेसिफिक है, जिलेटिन में इन्वर्टेड फिग ट्री,
न्यूट्रिएंट अगार मीडिया पे मेडुसा हेड कॉलोनीज, मैकफेडियान में कैप्सूल पिंक बैक्टीरिया ब्लू, एस्कोलिस टेस्ट दैट इज एन थर्मल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। देन आंख बंद करके जो भी डिजीज आए पीसीआर उसके अंदर लिखना ही लिखना है हम, ये सब के अंदर। ठीक है, ये डायग्नोसिस हुई। एडिशनली इसके अंदर मेंशन नहीं है, मैं कर दूंगा फिर बाद में जब रिवाइज करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब आप अपने पेपर में डिफरेंशियल डायग्नोसिस तभी लिखोगे जब आपको ये क्लियर है कि इसके बारे में आपको पता है। गलत पता हो तो बेशक मत लिखना डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएगा कि इस डिजीज के सिम्टम्स या साइंस किसी और पर्टिकुलर डिजीज के साथ मैच करते हैं, जिससे हमें इनको डिफरेंशिएट करना है। जैसे बबेशियोसिस का एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो बबेशियोसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा पोस्ट परफेरेंट हीमोग्लोबिनूरिया के साथ, लेप्टोस्पायरा के साथ, और बेसलरी हीमोग्लोबिनूरिया के साथ। सबके अंदर हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है। एंथ्रेक्स का डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप एक दो डिजीज अगर आप मेरे को बता पाओ। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। चलो, एक आप करोगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ब्लैक वाटर से। कुछ केसेस के अंदर ब्लैक वाटर में भी जो है ओजिंग ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे क्लोटेड होता है, अनक्लोटेड नहीं होता। दूसरा, आप लाइटनिंग स्ट्रोक, जब एनिमल को बिजली गिरने से स्ट्रोक आता है। देन थर्ड, जो ब्रेकन फन पॉइजनिंग है, इस ब्रेकन फन पॉइजनिंग के अंदर थायमिनेज होता है और कुछ हिमेचूरिया फैक्टर भी होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन वगैरह में ब्लड आता है। सो इन तीन पर्टिकुलर डिजीज को आप लिखोगे, सिंपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखोगे, शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नंबर वन ब्लैक वाटर, नंबर टू लाइटनिंग स्ट्रोक, नंबर थ्री ब्रेकन फन पॉइजनिंग। अब वो पॉइंट हम नहीं मेंशन करेंगे कि इसके अंदर ये चीज मिलती है, इसके अंदर ये, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। हम सिंपली सिर्फ डिजीज का नाम वहां पे मेंशन करेंगे। सो इस वे में हमारी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये कंप्लीट होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि पर एक्यूट एक्यूट डिजीज है, तो पर एक्यूट में तो ट्रीटमेंट की कोई चांस ही नहीं है, सिंपली डेथ देखने को मिलेगी। एक्यूट में हमें थोड़ा सा चांस मिलता है, सो उन केसेस में हम पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। डोज रेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक जैसे एचएस वगैरह उनमें याद रखेंगे। और सारी डिजीज का मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप रटो इसको और पेपर तक आपको याद रहे, वहां तक नहीं याद रह पाएगी। आप सिंपली लिखो combination of penicillin and streptomycin can be tried and survival rate are 100% if used early. The next, supportive care using antipyretics, antihistaminics and corticosteroids. ये हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट कंप्लीट है। तो वहां पे जो एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे या जो सपोर्टिव केयर। देन लास्ट में, सब डिजीज के लास्ट में हम लिखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो इसमें अगर एनिमल लाइव है तो उसको दूसरे एनिमल से हम आइसोलेट करेंगे, क्वारंटीन मेजर्स होने चाहिए। एनिमल जो अफेक्टेड था, जिन भी सराउंडिंग्स में था, दैट शुड बी कंटेमिनेटेड, डीकंटेमिनेटेड, दे शुड बी प्रोपरली बर्न्ट। या आप क्या डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर सकते हो, तो एक या दो याद कर लो आप, 10% फॉर्मेलिन और 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हाईलाइटेड है, कलर्ड है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। 10% फॉर्मेलिन एंड 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम यूज करेंगे। उसके बाद जो पार्ट आ जाता है हमारा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कार्कस। इसके आप हेडिंग बना के लिखोगे आंसर के अंदर, और वहां पे ये मेंशन करोगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज है वो हम क्यों कर रहे हैं। इन बरियल, a deep pit is dug and layered with 6 to 12 inches of limestone calcium carbonate to prevent spore formation by releasing CO2 through reaction with putrefied carcass. देन कार्कस को प्लेस करेंगे, उसके ऊपर एक और लेयर हम लाइम की पुट करेंगे, देन क्लोज विद सोयल। सो पूरा प्रोसीजर हमें नहीं लिखना, हम सिंपली ये मेंशन करेंगे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज जो कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, वो हमें एक्सप्लेनेशन इसके अंदर देनी है। देन लास्ट में वैक्सीनेशन। सो इसके अंदर हम स्टर्न्स स्पोर वैक्सीन यूज करते हैं।
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप जब लिखोगे तो उसमें ये नाम याद रह जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टन स्पोर वैक्सीन, डोज नहीं मेंशन करेंगे, कोई बात नहीं, आप वैक्सीन का नाम लिख दो सिंपली, वो भी सफिशियंट है। चाहो तो 1 ml यूज करते हैं, जिसको एनुअली हम रिपीट करते हैं। सो ये आई थिंक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इससे बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन एंथ्रेक्स के बारे में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर्ड हैं। एक ब्रीफ रिकैप की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे हम? पर एक्यूट टू एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन कैरेक्टराइज्ड बाय, फिर आप लिखोगे सेप्टिसीमिया, उसके बाद ओजिंग आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस। देन सेकंड हमारा क्या आएगा पॉइंट? इटियोलॉजी, बैसिलस एंथ्रेसिस हम लिखेंगे, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके वायरुलेंस फैक्टर्स आप लिखोगे, एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? फिब्रिनोलाइसिन है इसके पास, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होता। देन टॉक्सिन्स आप लिखोगे, 3 टॉक्सिन्स है, एडिमा फैक्टर, देन और क्या क्या थे? लिथल टॉक्सिन, एडिमा टॉक्सिन, लिथल टॉक्सिन और प्रोटेक्टिव एंटीजन, ये 3 है। एटियोलॉजी के बाद एपिडेमियोलॉजी, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। और होस्ट रेंज की बात करें तो कैटल और शीप जो हैं दे आर हाईली ससेप्टेबल, हॉर्सेस और बीसन वगैरह ये ससेप्टेबल हैं। देन ह्यूमन और पिग आप लिखोगे लेस ससेप्टेबल, और डॉग कैट वगैरह रेजिस्टेंट। लास्ट में एक लिखोगे एल्जेरियन जो ब्रीड है शीप की, दैट इज नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंथ्रेक्स। ट्रांसमिशन, इनहेलेशन, इंजेक्शन या थ्रू कंटेमिनेटेड वाउंड। पैथोजेनेसिस आप लिखोगे कि जैसे एंट्री हुई उसके बाद लिम्फ नोड में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ब्लड में गया, सेप्टिसीमिया हुआ, ऑर्गन्स में चला गया। उसके बाद फिर हम जो दो थ्योरी हमने डिस्कस की, लॉग जैम और जो रिसेंट स्टडी है जहां पे एडिमा फैक्टर वगैरह, वो करेंगे। क्लिनिकल साइंस, पर एक्यूट के अंदर सिंपल डेथ, और एक हम ये लिखेंगे ओजिंग आउट ऑफ ब्लड। थोड़ा बहुत लिखना चाहो कन्वर्जेंस लिख सकते हो। पर एक्यूट के अंदर क्या लिखेंगे? अबॉर्शन, फॉल इन मिल्क यील्ड, फीवर, और फीवर से एसोसिएटेड सिम्टम जितने भी हैं, चाहे वो एनोरेक्सिया है, डिप्रेशन है, वो सारी की सारी चीजें। देन उसके बाद हमारी नेक्रोसी फाइंडिंग्स, राइगर मोर्टिस एब्सेंट है, और ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड और स्प्लीन एनलार्ज, ये 3 फाइंडिंग्स हम मस्ट लिखेंगे। देन डायग्नोसिस में मैकफेडियन एस्कोलिस हमने देखा, एक इन्वर्टेड फिक्ट्री लाइक अपीयरेंस थी, वो देखी। क्लिनिकल साइंस ये वाला पार्ट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बीक्यू से करेंगे, लाइटनिंग स्ट्रोक से करेंगे हम, और पॉइजनिंग से। देन ट्रीटमेंट, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। प्रिवेंशन के लिए कार्कस डिस्पोजल, और जो भी इंफेक्टेड एनिमल्स की सराउंडिंग्स थी उनको हम बर्न करेंगे, या कुछ डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करेंगे, लाइक 10% फॉर्मेलिन और 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन वैक्सीनेशन का पार्ट आ जाता है, तो स्टन्स स्पोर वैक्सीन। तो रिवीजन होने में भी मेरे ख्याल से आपको 2-4 मिनट लगेंगे। अब इसी को अगर आप कल एक बार और सुनोगे और फिर उसके बाद पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता आपको 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे एंथ्रेक्स के अंदर। क्लियर एंथ्रेक्स? यस, नो? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो। नो सर। क्लियर सर। ये द नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और डिजीज हमारी आ जाती है, दैट इज हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, एचएस। अब आपने एक डिजीज जब पढ़ ली अच्छे से, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि हर जो क्वेश्चन आएगा मेडिसिन का उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी डिजीज भी आ जाती है जो आपने पढ़ नहीं रखी लेकिन ब्रीफली आपको आइडिया है, तो आप इस प्रेजेंटेशन से अगर अटेम्प्ट करोगे तो ना आते आते भी आपको 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। अब एचएस या कोई भी डिजीज आप लिखो तो एक सिंपली अपने माइंड में, या एंथ्रेक्स भी लिखो, उस पर्टिकुलर एनिमल का जो केस आपने देखा है उसको इमेजिन कर लो। आप ये मान लो कि आंसर लिखते टाइम आप उस एनिमल के बराबर खड़े हो जिसको ये कोई भी कंडीशन है। तो उसमें सबसे पहले आपने डायग्नोज किया कि ये कंडीशन है, हम पेपर पे क्या लिखेंगे उसको डिफाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर डिजीज किस नेचर की है। जैसे एचएस जो होती है वो पर एक्यूट नहीं होती, एक्यूट होती है, 2-3 दिन का टाइम हमें मिलता है। नाम में सेप्टिसीमिया है तो दिस इज सेप्टिसिमिक डिजीज। कैटल बफलोज की मेनली है, कैरेक्टराइज्ड बाय, अब एचएस के आपको पता है, हाई फीवर, स्वेलिंग ऑन वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ थ्रोट एंड नेक, ब्रिस्किट, और जिसकी वजह से डिस्निया हमें देखने को मिले। ये आप सिंपल लिखो, इडिमा
throat edema या neck edema and brisket edema causing dyspnea along with high morbidity and mortality. एनिमल्स डिजीज भी बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी डेथ भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई। इटियोलॉजी की बात करेंगे तो हम नाम लिखेंगे पास्चुरेला मल्टोसिडा। एडिशनली आपको ये चीज मेंशन करनी है, दिस इज टाइप 1 और बी, एक कार्टर्स क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया है मल्टोसिडा को। तो ये एडिशनल है, ये आपको अंडरलाइन करना है। दिस इज एन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं इसको। जो इसकी डायग्नोसिस है, जब हम स्टेनिंग मेंशन करेंगे तो वहां पे इस पॉइंट को मेंशन करेंगे कि ऑन स्टेनिंग अ बाइपोलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन। क्यों बोलते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो। बोथ द पोल्स टेक अप द स्टेन एंड द पार्ट बिटवीन द पोल डज नॉट टेक स्टेन व्हेन स्टेन विद ग्राम्स मिथिलिन ब्लू लिशमैन या राइट स्टेन। सो सिंपली अगर मुझे एटियोलॉजी लिखनी है तो मैं तीन चीजें वहां पे मेंशन करूंगा, caused by Pasteurella multocida type 1 और B, gram negative bacteria also known as bipolar organism. Etiology complete. इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, सिंपल इंट्रोडक्शन है। देन एपिडेमियोलॉजी एंड होस्ट रेंज। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो डिमांड है वो एपिडेमियोलॉजी में एफर्ट्स मांगती है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये क्लियर कट पैटर्न शो करती है, या तो मॉनसून सीजन के बाद मिलेगी। क्यों मॉनसून सीजन के बाद हमें कॉमनली ये देखने को मिलती है? वाई? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। उस टाइम पे क्यों ज्यादा देखने को मिलती है? देखो यहाँ क्लियर मेंशन, इट हैज गॉट मैक्सिमम अकरेंस ड्यूरिंग रेनी सीजन जुलाई टू सितंबर एंड हैज गॉट क्लियर कट सीजनल पैटर्न। अब इसके साथ आप इसकी जस्टिफिकेशन भी तो दोगे कि क्यों देखने को मिलती है ऐसी। इसका सिनोनिम आपको ध्यान है एचएस का? कुछ मैंने मेंशन है, एक और बच गया, सेप्टिसिमिक पास्टुलोसिस बारबोन स्ट्रोक या डिजीज, एक और बोलते हैं इसको, और सबसे कॉमनली वही बोलते हैं, गलगोटू। गलगोटू। गलघोटू। और एक और बच गया है, चलो मैं लिख देता हूँ फिर आप बताना। ठीक है, किसी ने बता दिया है, डॉक्टर महक ने ठीक बताया सारी चीजें। इसको शिपिंग फीवर बोलते हैं, और जब हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की कंडीशंस होंगी तो वहां पे स्ट्रेसफुल कंडीशन जनरेट हो जाएंगे। अब है क्या बेसिकली, जो पास्चुरेला मल्टोसिडा है ये एक नॉर्मल इनहेबिटेंट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। सो उस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे ही कोई कंडीशन ऐसी अनफेवरेबल डेवलप होती है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ गई एनिमल को, या वर्म लोड बहुत ज्यादा आ गया, या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, कोई कंकरेंट इन्फेक्शन है, सपोज एफएमडी हो गया या आईबीआर हो गया, जैसे ही स्ट्रेस आया उस टाइम पे जो ये कमंसल ऑर्गेनिज्म है दिस विल प्रोड्यूस डिजीज। So it has got maximum occurrence during rainy season and has got clear-cut seasonal pattern. Any age group and breed of animals can be affected. ये आप explanation लिखोगे, the organism present as commensals in the URT upper respiratory tract of animals and proliferate due to stress. अब वो stress किस वजह से हो सकता है? Because of transportation, heavy worm load, malnutrition, viral infections like IBR, parainfluenza, or additionally high temperature and humidity. The animal will suffer with the disease and an outbreaks occurs later on. ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ससेप्टेबल जो एनिमल है दैट इज बफलो। ठीक है, आप होस्ट रेंज लिखोगे, सिंपली आप लिखना है बफ, कैटल, पिग, हॉर्सेस, देन शीप एंड गोट। ये हमारी होस्ट रेंज हुई, ये हमारी एपिडेमियोलॉजी हुई कि अब हमें इसका अकरेंस जो है वो देखने को मिल गया कि जहां पे रेनी सीजन है वहां पे ज्यादा मिलेगा, सीजनल पैटर्न है, कोई भी एज कोई भी ब्रीड सब ससेप्टेबल है। और क्यों ज्यादा ऐसे चांसेस हमें देखने को मिलते हैं? क्योंकि एक कमंसल ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। जैसे ही स्ट्रेस आया, एक दो पॉइंट आप स्ट्रेस के लिखोगे, या आप ये भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
shipping fever due to stress experienced by animal during transportation that lead to proliferation of bacteria. ये हमारी एपिडेमियोलॉजी और होस्ट रेंज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की एंट्री कैसे होगी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर। अब आउटब्रेक्स जब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक एनिमल जो है वो ट्रांसमिट करेगा दूसरे एनिमल को। सो पहले जो एक एनिमल था उसको कैसे हुआ, पास्टोरेला मल्टोसिडा इज नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ टॉन्सिल्स एंड नेसोफेरिंग्स। दे आर मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर, ऑल्सो बाय इनहेलेशन। मेन जो रूट है वो इंजेक्शन है, माइनर रूट है इनहेलेशन। The animals which suffer from HS immediately after the onset of monsoon rains serve as source of infection to other animals resulting in outbreak of disease। कि जिस एनिमल को हुआ पर्टिकुलरली वो तो रिकवर कर गया लेकिन वो कैरियर बन गया और दूसरे एनिमल्स को वो स्प्रेड करेगा एक्ट एज कैरियर, जिसकी वजह से आउटब्रेक हमें देखने को मिलते हैं इस डिजीज के। सो दो तीन चीजें आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर मेंशन करोगे। आप इतने से पार्ट को हम एक लाइन में लिख देते हैं क्योंकि हमने ये ऊपर मेंशन कर दिया कि ये कमंसल ऑर्गेनिज्म है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप लिखोगे इंजेक्शन ओब्लिक या कोमा इनहेलेशन, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ। देन इसी के साथ नेक्स्ट लाइन में आप मेंशन करोगे कि एनिमल्स विच सफर फ्रॉम एचएस इमीडिएटली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एक्ट एज सोर्स ऑफ इंफेक्शन टू अदर एनिमल्स। ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंप्लीट है। अब पैथोजेनेसिस, तो लगभग वही पैथोजेनेसिस हम फॉलो करेंगे आफ्टर इंजेक्शन और इनहेलेशन। पहले आप इसको लिम्फ नोड में भेज दो, उसके बाद ब्लड के अंदर भेज दो। ब्लड के अंदर सेप्टिसीमिया होगा। सेप्टिसीमिया के बाद अब ये जो भी इसकी साइट्स हैं वहां पे लोकलाइज करेगा, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जीआईटी है, वहां पे इट विल प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन जब प्रोड्यूस करेगा तो उसमें क्या होगा, जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो जो फ्लूइड है वो एक्सुडेट बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से इडिमा हमें देखने को मिलेगा इस डिजीज में। जो आप स्वेलिंग्स देखते हो वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ नेक के ऊपर या ब्रिस्केट इडिमा, वो क्यों है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन, ये सीवियर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से होगा क्या कि जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और फ्लूइड डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। एडिशनली accumulation of lot of fibrin in the lungs and thoracic cavity causing death due to asphyxia। एस्फिक्सिया बोलते हैं दम घुटना, कि उसको सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। ठीक है, सो ये पैथोजेनेसिस है। अब इसको फ्लो चार्ट में हम मेंशन करेंगे, सिंपली आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहां से शुरू करेंगे, इंजेक्शन इनहेलेशन, उसके बाद लिम्फ नोड, देन मल्टीप्लीकेशन, ब्लड, ब्लड में सेप्टिसीमिया, देन ऑर्गेनिजम्स लोकलाइज्ड इन यूआरटी और जीआईटी, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू इडिमा। इसी के साथ आप नीचे लिखोगे फिब्रिन इन लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी कॉजिंग डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। ये जो स्टैंडर्ड इसकी पैथोजेनेसिस है वो बनती है। बाकी अगर आप भूल भी जाओ ये वाला पार्ट लास्ट का, तो कम से कम यहां तक का तो याद रहना चाहिए आपको कि ये जो इडिमा है वो प्रोड्यूस करेगा। आपके बराबर में जो एनिमल हमने शुरू में खड़ा किया था उसको देखो, तो उसके अंदर इडिमा हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको वहां तक पहुंचाना है कि ये इडिमा आया कहां से, वहां तक तो आप पैथोजेनेसिस को लेके जाओ। सो ये सारे के सारे स्टेप्स आपको उसके अंदर मेंशन करने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा फ्लो चार्ट का यूज करो। आगे लगभग हर डिजीज में हमने फ्लो चार्ट ऐसे ही मेंशन किया है, यहाँ पे टेक्स्ट। सो इंजेक्शन, इनहेलेशन, लिम्फ नोड, ब्लड, सेप्टिसीमिया हो गया, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, जीआईटी में चला गया। जीआईटी माइनर है, मेजर रेस्पिरेटरी है, वहां पे इन्फ्लेमेशन कोज करेगा, इडिमा कोज करेगा। और सिंपल अगर आप चाहते हो, ये नहीं लिखना चाहते, आप लिखो डिस्निया, देन डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। ये हमारी प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होगी पैथोजेनेसिस से रिलेटेड। एचएस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, आप देखोगे एग्जाम तक इसको बहुत बार रिवाइज करेंगे, तो इसकी सारी चीजें वैसे आपको याद हो जाएंगी मल्टीपल रिवीजन जब इसके होंगे, लेकिन आप प्रेजेंट इसको इस वे में करोगे। द नेक्स्ट क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस या क्लिनिकल फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजीज के हमारे लिए।
अगर आपने केस देखा है तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो इसके, कि फीवर वहां देखने को मिलेगा, ओपन माउथ ब्रीदिंग देखने को मिलती है, सलेवेशन, पेटेकिए ऑन म्यूकोजा, ये इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको आपको स्टार मार्क लगाना है। जो पिन पॉइंट हेमरेजेस है, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, पेटेकियल जो पिन पॉइंट हेमरेजेस हैं वो देखने को मिलती हैं, सलाइवेशन देखने को मिलता है, ऐसे बिल्कुल लॉन्ग सलाइवा के हमें मतलब नीचे बहता हुआ दिखता है। सो फीवर, अब देखो फीवर जब आ गया तो बाकी सारी चीजें आपको फीवर से रिलेटेड आपको लिखनी है। डिप्रेशन वहां होगा, एनोरेक्सिया वहां पे होगा, फॉल इन मिल्क इट, और एक आप लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ रूमिनेशन। तो ये फीवर से रिलेटेड हो गए। ये कैरेक्टरिस्टिक है सलाइवेशन और पेटेकियन म्यूकोजा, ये लिखेंगे। उसके बाद इडिमेटस स्वेलिंग इन थ्रोट रीजन, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ नेक एंड ब्रिस्केट एरिया, ये इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी हमें लिखना है। देन पोलिपनिया, increased respiratory state, grunting sounds may be heard initially followed by marked dyspnea due to pressure exerted by edematous fluid on pharynx, larynx and trachea। जो ये थ्रोट रीजन में फ्लूइड डेवलप हुआ है, ये प्रेशर डालेगा किनके ऊपर, फेरिंग्स लैरिंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से एनिमल को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आएंगी, जिससे डिस्निया होगा। उस चीज से बचने के लिए वो क्या करेगा, ओपन माउथ ब्रीदिंग विद प्रोट्रूजन ऑफ टंग। आपकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है वो इसी सीक्वेंस में चलनी चाहिए, कि पहले वहां पे स्वेलिंग हमें देखने को मिली, उसके बाद ग्रंटिंग साउंड्स या पोलिपनिया हुआ, उसके बाद डिस्निया हुआ, और लास्ट में प्रोट्रूजन ऑफ टंग या ओपन माउथ ब्रीदिंग हमें देखने को मिली इन एडवांस स्टेजेस। ऐसा नहीं हम पहले ही ये प्रोट्रूजन लिख दे बाद में फीवर लिखते हैं, इसमें क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देन अल्टीमेटली द एनिमल कोलेप्सिस एंड डाइज। ये चीज आप एडिशनली मेंशन कर सकते हो कि इन द रीसेंट पास्ट HS has been identified as secondary complication in cattle and buffaloes following outbreaks of FMD or any stressful या immune compromised या stressful conditions. Case fatality rate approaches 100% if treatment is not followed at initial stage of infection. So बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जो आपको मेंशन करनी है। फीवर, सलाइवेशन, पेटेकियल हेमरेजेस, इडिमेटस स्वेलिंग थ्रोट रीजन में, पोलिपनिया, ग्रंटिंग साउंड, डिस्निया। अब डिस्निया जब होगा तो वो ओपन माउथ ब्रीदिंग करेगा, तो ओपन माउथ ब्रीदिंग जब करेगा तो टंग बाहर निकालेगा, उसके बाद एनिमल की डेथ हो जाएगी। और लास्ट में आपको ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो आप पॉइंट, ये थोड़ा सा बेटर इंप्रेशन इसका जाएगा, कि जो रिसेंटली जितने भी आउटब्रेक्स देखे गए हैं, दे आर सीन आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन बाय FMD वायरस या अदर स्ट्रेसफुल कंडीशन लीडिंग टू HS आउटब्रेक। लास्ट में CFR 100%। अब ये पिक्चर आपके सामने है क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, इनके बेसिस पे आपको नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स लिखनी है, पोस्टमार्टम चेंजेस लिखने हैं। आप क्या क्या लिखोगे उसके अंदर, हर चीज देखो रटने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों में सिंपली आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड करके कर सकते हो। जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने गैदर की है उसके बेसिस पे अगर दो तीन पोस्टमार्टम साइंस हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे, बोलो। आपने सपोज एक एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है और आप एज ए वेटनेरियन वहां पे पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट बनाने गए हो, तो आप क्या चेंजेस उसके अंदर नोटिस करोगे। Sir, one is swelling on throat and neck. बिल्कुल, एक ये चीज हुई स्वेलिंग ऑफ थ्रोट एंड नेक। Then petechiae on mucosa. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, पेटेकियल हेमरेज। और जो हमने पैथोजेनेसिस में डिस्कस किया था कि लंग्स को अगर हम ओपन करेंगे तो वहां पे फिब्रिन हमें देखने को मिलेगा। इडीमा, बिल्कुल, इडीमा। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ। अब देख लेते हैं आपने कितनी चीजें सही चूज की। तो आप देखोगे पेटेकिया बिल्कुल ठीक है,
लिम्फ नोड्स में जहां स्वेलिंग होती है वहां आप लिम्फ नोड्स मेंशन कर सकते हो, स्वोलन एंड हेमरेजिक, सबकट एडिमा, gelatinous material particularly in throat and brisket. Then fibrinous bronchopneumonia with marbling. ये वर्ड आपने सुना है कहीं पे, मार्बलिंग? इंट्रामस्कुलर फैट। हाँ, सही सुना है। मीट के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से भी कहीं सुना है, या पैथोलॉजी के हिसाब सीबीपीपी। से? किसमें? सीबीपीपी। तो अब आपके लिए एक चीज क्लियर होगी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप क्या लिखोगे? सीबीपीपी, क्योंकि यहाँ पे मार्बलिंग है। मार्बलिंग क्या है? बेसिकली जो इंटरलोबुलर सेप्टे, जो सेप्टा होते हैं उनकी थिकनिंग हो जाती है, तो उस थिकनिंग की वजह से जो लंग की अपीयरेंस है वो मार्बल लाइक हमें देखने को मिलती है, सीबीपीपी के अंदर ये हो। तो अगर आपने पैथोजेनेसिस में फिब्रिन लिख दिया तो आपके लिए ये इजी है यहाँ पे पोस्टमार्टम फाइंडिंग लिखना, ब्रोंकोन्यूमोनिया विद मार्बलिंग। सिमिलरली फिब्रिन एंड सीरस फ्लूइड इन प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। अब डायग्नोसिस, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस एंड नेक्रोप्सी फाइंडिंग, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके केस में कुछ खास क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, तो आप सिंपल एक बाइपोलर ऑर्गेनिज्म को मेंशन करोगे। उसके अलावा एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट, जनरली जैसे गिनी पिग को हम प्रेफर करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट लाइक हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, और फिफ्थ पे आप लिख सकते हो एलाइजा और पीसीआर। जब तक किसी डिजीज का कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पास नहीं है, जैसे एस्कोलिस आ गया है हमारे पास, या इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया डिस्कस करेंगे तो कोगिन्स आएगा वहां पे, ठीक है, तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है तो आप नॉन स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो वहां पे। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्लूटिनेशन का है, तो आप हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, HA HI, ट्यूब एग्लूटिनेशन, CFT ये मेंशन करोगे। अदरवाइज जैसे कोई वायरल डिजीज है तो वहां पे वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट आप मेंशन कर दोगे, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट कर दोगे, देन एलाइजा, पीसीआर। तो डायग्नोसिस जब तक किसी की स्पेसिफिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तब तक आप चलने दो, मतलब वही चीजें जैसे हमने फीवर के साथ चीजें जोड़ी, वही चीजें आप डायग्नोसिस में भी लिखोगे, मतलब उस टाइप के टेस्ट जो एक डिजीज के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बाइपोलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बेसिस पे करते हैं हम। एलाइजा, पीसीआर यूज करेंगे, देन CFT भी काफी डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा, हीम एग्लूटिनेशन और हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन, HA HI, देन ट्यूब एग्लूटिनेशन। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप किससे करोगे? एक हमने डिस्कस कर लिया था CBBP से, इससे करेंगे, देन एंथ्रेक्स से करेंगे, और ब्लैक वाटर से करेंगे। इनके अंदर भी फीवर, फीवरिश कंडीशन हमें दोनों के अंदर देखने को मिलती है। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंथ्रेक्स के अंदर भी होगी। तो CBBP तो आपका कंफर्म है, आप एक इन दोनों में से ब्लैक वाटर या एंथ्रेक्स यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। नहीं करना चाहो डिफरेंशियल डायग्नोसिस छोड़ भी सकते हो अगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है तो। पर इसमें तो आपको एविडेंट है कि आप मार्बलिंग अगर लिख रहे हो तो आप नीचे लिख सकते हो। देन ट्रीटमेंट, मोस्टली इनिशियल स्टेजेस में ये इफेक्टिव है। किसी ने अगर केस देखा हो तो क्या ट्रीटमेंट यूज करते हैं, क्या लिखना चाहोगे आप? सर एंटीबायोटिक्स बात कर लेते हैं पहले। सेफेलोस्पोरिन। कौन से वाला? सेफेलोस्पोरिन ग्रुप करते हैं सर। सिफेलोस्पोरिन में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, आप सेप्टियोफर लिखो। ज्यादातर ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। OTC नहीं, आप लिखो सेप्टियोफर और साथ में सल्फाडिमिडीन। अब इडीमा है, इडीमा को ट्रीट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? फुरोसमाइड। सो डायूरेटिक्स लाइक फ्रूसामाइड। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्निया है, फ्रूसामाइड। सो अगर हमें किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम करना है तो क्या करेंगे? आप ये अब थिंकिंग डेवलप कर लो ऐसे ही, मतलब सारी चीजें
याद रखने की जरूरत नहीं है, इन बेसिस पे भी आंसर लिखा जाएगा। डेक्सा यूज करते हुए आगे बताता हूँ। ब्रोंको डायलेटर्स लाइक, कौन सा ब्रोंको डायलेटर यूज करते हैं हम? ब्रोंको डायलेटर्स लाइक डेरिफाइलिन सर। डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन ट्रेड नेम है डॉक्टर साहब या सॉल्ट का नेम है? ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक थियोफाइलिन। एंटीहिस्टामिनिक्स आप हर डिजीज के अंदर यूज करोगे। देन इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन ये प्रोड्यूस करता है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो उसमें नसेड्स हो सकते हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आप यूज करोगे। तो इसका ये ट्रीटमेंट है, आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल केस को इमेजिन करोगे तो ये सारी चीजें कर सकते हो कि हम सल्फाडिमिडिन का यूज कर सकते हैं, सेफ्टियोफर का यूज कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, डायूरेटिक्स, नेसेसरी है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स या ब्रोंकोडायलेटर्स का भी यूज करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक डेरिफाइल सॉरी थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन। पायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, डायूरेटिक्स में इसमें आप फ्रूसामाइड मेंशन कर सकते हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक डेक्सामेथासोन। ठीक है, सो ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा, सिंपल है। एंटीबायोटिक्स पे थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि इफेक्टिव है सल्फाडिमिडाइन का कॉम्बिनेशन सेफ्टियोफर के साथ। या सेफ्टियोफर आप भूल भी जाते हो तो सल्फाडिमिडाइन तो कम से कम आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट हमने कर लिया तो उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये कैसे होगा? तो मेजर तो है वैक्सीनेशन का पार्ट ही। इन्फेक्टेड एनिमल शुड बी आइसोलेटेड एंड ट्रीटेड सेपरेटली। ट्रैकियोस्टोमी कर सकते हैं, शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा वैसे तो, अगर आपका काम चलता है तो। क्योंकि ट्रैकियोस्टोमी, अगर आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो ट्रैकियोस्टोमी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं फिर भी, तो मेडिसिन की ही बातें ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। तो अब आप देखो कि हमने शुरू जब किया था तो हमने ये कहा था कि स्ट्रेसफुल कंडीशन जब भी आएंगी तब एनिमल के अंदर इस डिजीज के चांसेस हैं। तो प्रिवेंशन में हम ये चीजें लिखेंगे कि अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइक हैवी वर्म लोड, सडन चेंज इन डाइट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ये बात हुई। देन कंट्रोल में इन्फेक्टेड एनिमल शुड बी आइसोलेटेड एंड ट्रीटेड सेपरेटली ताकि और किसी को ना हो। गुड हाइजेनिक मेजर स्पेशली यूज ऑफ 0.5 टू 1% फिनोल या 2 टू 4% सोडियम कार्बोनेट। ये याद रखना है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट है। और ये एक एमसीक्यू किसी स्टेट के अंदर पूछा गया था कि आपको अगर डिसइंफेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, बाई कार्बोनेट का या कार्बोनेट। तो ये रिकमेंडेड है। देन वैक्सीनेशन सबसे मेन इसके लिए यही वैक्सीनेशन है, तो 3 टाइप की वैक्सीनेशन यूज करते हैं हम। HS ब्रोथ, HS एलम प्रेसिपिटेटेड और HS ओएल एडजुवेंट वैक्सीन। हमारे यहाँ पे कॉमनली हम यही यूज करते हैं हरियाणा के अंदर। तो आपको डोज अगर आप इसकी याद रख लेना, 3 ml सबकट। बाकी HS ब्रोथ वैक्सीन और HS एलम प्रेसिपिटेटेड वैक्सीन, इनका सिर्फ नाम आपको याद रखना है। तो ये चीज मेंशन करनी है कि जो इम्यूनिटी है, क्योंकि HS बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसके बारे में आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। जो ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी है दैट इज 6 to 8 months, तो बाई एनुअल वैक्सीनेशन वहां पे होगी। सो ऑल द calves above all the animals above 4 months of age should be vaccinated every year before onset of monsoon rains. If necessary, it may be repeated once in 6 months, especially in highly endemic areas where buffalo population is high, like our state. एक और एडिशनल पॉइंट मेंशन करना चाहो आप यहाँ कर सकते हो कि इन हरियाणा स्टेट currently HS plus FMD dual vaccination is being used. ये हमारा कंप्लीट HS का आंसर बनेगा हेमोरेजिक सिप्टेसिमिया। तो इसमें फोकस हमें किस किस चीज पे करना है, लगभग आपका डिवाइडेड फोकस होगा क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, एपिडेमियोलॉजी जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, होस्ट रेंज इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिंपल है, कोई ज्यादा खास नहीं है, इंजेक्शन इनहेलेशन से, पैथोजेनेसिस जनरल है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स के आप ऊपर फोकस करोगे, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप वैसे भी लिख दोगे देख के। देन डायग्नोसिस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके आंसर का एक छोटा पार्ट डायग्नोसिस होना चाहिए, 1 या 2 लाइन का, बहुत बड़े डायग्नोसिस की हमें जरूरत नहीं है। आपको स्पेस अगर भरना है तो आप पॉइंट वाइज चलते चलो, 1 2 3 4। कम है तो आप एरो लगा के 3 3 एक लाइन में लिख के कर सकते हो। डिफरेंशिएशन सीबीबीपी, ब्लैक वाटर, और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना है हमें, ट्रीटमेंट के ऊपर भी और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के ऊपर भी। तो आई थिंक ये इस वे में हम प्रोसीड करेंगे तो अच्छा आपका एचएस कवर हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों को लिंक करते चलेंगे, जैसे हमने पैथोजेनेसिस से क्लिनिकल साइंस लिंक कर लिए, क्लिनिकल साइंस से हमने पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स लिंक कर ली, पोस्टमार्टम फाइंडिंग से कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेंगे, ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, और प्रिवेंशन कंट्रोल में जो वैक्सीनेशन का पार्ट है उसको हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर विद एचएस? डाउट, क्वेश्चन? मान ले क्लियर है। देन यस सर। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास ब्रूसलोसिस, जूनोटिकली वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। पॉसिबल क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको अब की बार का, चाहे वो जूनोसिस की अकॉर्डिंग या मेडिसिन के। एक डिजीज नहीं, एक पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ जिसके ऊपर कितने सालों से लोग रिसर्च कर रहे हैं। क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, और डायग्नोज नहीं हो पाती, इसलिए प्रिवेलेंट बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें ब्रूसलोसिस के बारे में जो आपको पहले अपने माइंड के अंदर रखनी है। क्या पिक्चर आपके माइंड के अंदर आती है ब्रूसलोसिस जब हम सुनते हैं वर्ड? अबॉर्शन लास्ट ट्राइमेस्टर। वर्षन सर। अबॉर्शन इन लास्ट ट्राइमेस्टर। और मेल की अगर बात करें तो मेल में तो बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है इसके। कैरियर हो जाता है सर। क्या हो रहा है? कैरियर हो जाता है सर। कैरियर भी हो जाता है। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो, हाँ ठीक लिख रहे हो आप, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है। आपने पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट देखा होगा तो का रैम की फोटो लगाते हैं वहां पे। सो रैम, एपिडिडाइमिटिस और ओरकाइटिस। जितना मतलब उसका बॉडी से कंपेयर करें तो 30% के अराउंड या 20% अराउंड इतना एनलार्ज हो जाता है टेस्टिकल रैम के केस में। सो इसके बेसिस पे जब हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज हाईली कंटेजियस। अब इसमें कोई एक्यूट नॉन एक्यूट का हमारा इशू ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसी क्लिनिकल पिक्चर हमें एकदम नहीं देखने को मिलती, या तो अबॉर्शन ही देखने को मिलते हैं। अब जब अबॉर्शन देखने को मिलते हैं तो ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रूसेला कितने टाइम से प्रेजेंट था। सो उस एक्यूट नॉन एक्यूट की पिक्चर यहां हम बाहर निकल जाएंगे। दिस इज हाईली कंटेजियस, एक पर्टिकुलर एनिमल से दूसरे पर्टिकुलर एनिमल में, इसलिए इसके जो भी अबॉर्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन स्टॉर्म्स। कि अगर 100 एनिमल्स हैं और एक भी इन्फेक्टेड आ गया, प्रेग्नेंट है बाकी, तो ऑलमोस्ट 90% के अंदर अबॉर्शन होगा। और अबॉर्शन कैसा होगा? सिंगल टाइम अबॉर्शन, एक बार अबॉर्शन रह होके रह जाएगा, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जेस्टेशंस एंड लैक्टेशन दैट विल बी नॉर्मल। लेकिन जिसके अंदर हो गया वो एनिमल एक बार के लिए परमानेंटली कैरियर बन जाएगा। एक बार जिसके अंदर हो गया ब्रूसेलोसिस, दैट विल बिकम परमानेंट कैरियर ऑफ द डिजीज, जो मिल्क के अंदर भी सिक्रीट करेगा ब्रूसेला को और अपनी सिक्रीशंस के अंदर भी। सो कंटेजियस डिजीज है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में बहुत ज्यादा स्प्रेड करती है। दिस इज हाईली कंटेजियस, जूनोटिक, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बहुत सीवियर इकोनॉमिक लॉसेस, मान लो किसी की बफलो प्रेग्नेंट है 8 मंथ की, उसका अबॉर्शन हो गया तो उसके लिए तो 1 साल वेस्ट हो गया, तो उसको तो फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए इसकी वजह से। So this is highly contagious, zoonotic in nature, economically important, bacterial disease of animals caused by a member of genus Brucella, characterized by
inflammatory response to reticuloendothelial system and placenta during pregnancy resulting in death and expulsion of fetus. सो ये पॉइंट तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको क्लियर है कि इसकी वजह से अबॉर्शंस और एक्सपल्शन ऑफ फीटस हमें देखने को मिलेगा। याद आपको क्या रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये कीवर्ड है जो आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए रिलेटेड टू ब्रुसेला। सो कीवर्ड्स हमारे क्या हुए, हाईली कंटेजियस, जूनोटिक, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ एनिमल्स। ये आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि हम इटियोलॉजी के अंदर ये चीजें लिखेंगे, कोज बाय मेंबर ऑफ जीनस ब्रुसेला, ये बेशक मत लिखो। आप फिर ये लिखो, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीडिंग टू अबॉर्शन। आप लिख सकते हो सिंपली, थोड़ा बड़ा करके जब लिखना चाहो तो डेथ एंड एक्सपल्शन ऑफ फीटस। अबॉर्शन से भी काम चल जाएगा हमारा। मेन जो चीज मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आएगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। एक दो बार करेंगे क्योंकि ब्रुसेला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 10 बार 12 पेपर तक लिखोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। देन इटियोलॉजी, अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया ब्रुसेलोसिस इन कैटल, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है औरों के ऊपर। अगर ब्रुसेलोसिस इन एनिमल्स इन जनरल पूछा गया तब आप सारी इटियोलॉजी लिखोगे। अगर सिंपली पूछा गया ब्रुसेलोसिस इन कैटल तो हमारी इटियोलॉजी होगी ब्रुसेला अबोर्टस, कैटल एंड बफलो। मेन यही इटियोलॉजिकल एजेंट है। और शीप गोट के अंदर ब्रुसेला मेलिटेंसिस, दिस इज जूनोटिकली मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जब जूनोसिस में जब ब्रुसेलोसिस पढ़ेंगे हम, तो ये मेंशन करेंगे कि जो मेलिटेंसिस है दैट इज जूनोटिकली मोस्ट इंपोर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। बाकी ओविस शीप के अंदर, स्विस पिग्स के अंदर, कैनिस डॉग्स के अंदर, कुछ और माइक्रोटोम वगैरह, रेट्स वगैरह में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हम जो भी हमारे पिग है, शीप, कैटल, गोट, इनकी डिजीज ही डिस्कस कर रहे हैं। सो ये 4 तक हम कोशिश करेंगे कि हमें याद होना चाहिए। 2 मेजर हैं, ये तो याद रखनी है, अबोर्टस और मेलिटेंसिस, जिसमें से मेलिटेंसिस दैट इज जूनोटिकली मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जब आप पेपर उठा के देखोगे पंजाब का या किसी का भी, उसमें 2 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ब्रुसेलोसिस से रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो ये कि किन टिश्यूज में जाके लॉस करेगा, ये कहाँ जाके जो भी चेंजेस प्रोड्यूस करता है वो, या उन टिश्यूज के अंदर क्या होगा, जो मेन वर्ड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन सी शुगर होती है उनमें, कौन सा केमिकल होता है, कि अडर में जाता है, टेस्टिकल्स में जाता है, प्रेग्नेंट, सॉरी यूट्रस के अंदर जाता है ये, इराइथ्रिटोल। सो एक हम लिखेंगे इराइथ्रिटोल। दूसरा, जब इसको लैब में ग्रो करते हैं तो जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस को तो CO2 मार रही थी, लेकिन इसको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है लैब में, 5 to 10% CO2 इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको ऐसे बैक्टीरिया जिनको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं कैप्नोफिलिक। ये पंजाब के अंदर पूछा गया था रिलेटेड टू ब्रुसेला अबोर्टस कि इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है। सो ये कुछ इससे रिलेटेड हमारे पास 2 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। पहला, दिस इज स्ट्रिक्ट एरोब। दूसरा, ग्राम नेगेटिव। थर्ड, इंट्रासेलुलर। ये 3 पॉइंट्स हैं, स्ट्रिक्ट एरोब्स, ग्राम नेगेटिव, कोकोबैसिलाई, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैप्नोफेलिक, मेनी स्ट्रेन्स रिक्वायर 5 to 10% CO2। लेकिन ये जो कैप्नोफेलिक है ये सिर्फ अबोर्टस है। देन erythritol has a stimulating effect on growth of brucella, which is a sugar present in fetal and placental tissue, gravid uterus, seminal vesicle and testicles. Most important point of this question कि और पर्टिकुलर टिश्यूज में क्यों नहीं इन्फेक्ट कर पाता ब्रुसेला, क्योंकि इसको अपनी ग्रोथ के लिए, या जहां इराइथ्रिटोल मिलेगा वहां पे इसको स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन ग्रोथ। डन, इंपॉर्टेंट है पार्ट। तो अब अगर मैंने ब्रुसेला का इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसमें कंटेजियस डिजीज का मैंने लिख दिया है, जूनोटिक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट मैंने लिख दिया अबॉर्शन कोज करती है, और एक
इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स या सिस्टम। ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। सॉरी, इटियोलॉजी में अगर कैटल बफलो है तो अबोर्टस, शीप एंड गोट है तो मेरिटेंसिस। देन उसके अलावा एरोबिक है, ग्राम नेगेटिव है, इंट्रासेलुलर है, कैप्नोफिलिक है, और इराइथ्रोटोल का स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है, और इराइथ्रोटोल कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, ये चीज मेंशन करनी है। तो ये हमारे पहले 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी और होस्ट रेंज। देखो होस्ट रेंज तो ब्रॉड है इसकी, आप हर स्पीसीज का नाम वहां पे मेंशन करोगे। एपिडेमियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने डिस्कस किया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिजीज, तो उसके बारे में कुछ फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है जिनका डिस्कशन हम करेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखें तो डिजीज अकर्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट इन दोज कंट्रीज वेयर बोवाइन ब्रूसेलोसिस हैज बीन इरेडिकेटेड। जिन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन फॉलो करके ब्रूसेलोसिस को इरेडिकेट कर दिया, उनके अंदर नहीं मिल रही। तो आपकी एपिडेमियोलॉजी में क्या आया? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन कंट्रीज वेयर इट हैज बीन इरेडिकेटेड। देन इंडिया के अंदर प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट all of the state, all the states, prevalent in all states of India, and considered as major zoonotic problem in the country. सो एपिडेमिया में 2 पॉइंट हमारे बन गए कि वर्ल्ड वाइड है लेकिन उन कंट्रीज में नहीं है जहां से इरेडिकेट हो गया। प्रिवेलेंस इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट प्रिवेलेंस इन ऑल स्टेट इन इंडिया। देन एक 2002 का डेटा है हमारे पास, फिगर पुराना है लेकिन इसका हम यूज कैसे करेंगे? अब 240 मिलियन पुराना डेटा हो गया है तो हम सिंपली ये लिखेंगे, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट एनुअल लॉस इन इंडिया अप टू रुपीज। अब 240 है, या तो आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके इसको मेंशन कर सकते हो, 2240 आप कह सकते हो, कोई भी फिगर आप कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आज के टाइम पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं। लेकिन एक बेस्ट स्टेटमेंट क्या बनती है वो ये लिखेंगे हम, इट causes heavy financial loss to the farmers because 7.6% of the cattle and 5%, 5.8% of the buffaloes have been found reactors to brucel। reactors मतलब आपने कोई भी टेस्ट किया, जैसे SID किया, ब्रुसलिन टेस्ट किया, या मिल्क रिंग टेस्ट करते हैं हार्ड स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें 7.6% कैटल और 5.8% बफलोज जो है वो दे आर फाउंड रिएक्टर्स। सो हमारी क्या लाइन बन जाएगी? that this is economically very important disease as it causes huge economic losses to the animal owners या farmers because ये फिर आप डाटा उसके अंदर मेंशन करो। डाटा कुछ डिजीज में इंपॉर्टेंट है, जैसे मेस्टाइटिस होगी उसके अंदर भी हम ऐसा डाटा डिस्कस करेंगे कि वहां पे भी फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप मेंशन करोगे अपने क्वेश्चन के अंदर कि अराउंड 8% और अराउंड 6% आप कह सकते हो कि अराउंड 8% कैटल और 6% बफलोज दे आर फाउंड रिएक्टर्स। इसको यूज करना चाहो कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बता मैंने दिया आपको कि ये 2002 का डाटा है, अमरिंदर चक्रवर्ती के अंदर मेंशन है ये वो। देन होस्ट रेंज की जब बात करते हैं तो ऑल द स्पीसीज ऑफ ब्रुसेला आर रिलेटिवली स्पेसिफिक फॉर इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एक स्पीसीज में ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, but they can produce infection in other species of animals and men. Cattle are more susceptible to Brucella abortus than other species, may acquire infection from melitensis and suis when they are exposed to infected goat and pig. तो इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा होस्ट रेंज में कि अफेक्ट एक्स या मल्टीपल नंबर ऑफ स्पीसीज एंड मेनली ब्रुसेला आर स्पीसीज स्पेसिफिक। ये वर्ड आप यूज करोगे, स्पीसीज स्पेसिफिक। मेलिटेंसिस जो है वो शीप एंड गोट के लिए, अबोर्टस कैटल के लिए है इन जनरल। और एक पॉइंट ऐड करते हो, कैटल में also acquire infection from melitensis and suis when exposed to infected goat and pig। ठीक है, ये पॉइंट हम इसके अंदर मेंशन करेंगे होस्ट रेंज में। और कैटल रिमेन लेस ससेप्टेबल टू ब्रुसेला अबोर्टस बिफोर रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको मेंशन करना है। या कैटल बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू ब्रुसेला अबोर्टस आफ्टर रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहो, एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली ससेप्टेबल व्हाइल दे अटेन ब्रीडिंग एज। जैसे जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी वैसे वैसे
ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जाएगी। प्रेग्नेंट कैटल आर हाईली ससेप्टेबल। तो एक तो मैं लाइन लिख सकता हूं, दूसरा मेरे पास एक और ऑप्शन है प्रेजेंटेशन का, मैं क्या लिखूंगा, ससेप्टेबिलिटी इन कैटल। तो उसमें सेक्सुअली इमेच्योर लीस्ट ससेप्टेबल, सेक्सुअली मैच्योर मोर ससेप्टेबल, और प्रेग्नेंट कैटल हाईली ससेप्टेबल। तो यहां से प्रेग्नेंट कैटल ससेप्टेबल, देन सेक्सुअली मैच्योर बट नॉट प्रेग्नेंट, और सेक्सुअली इमेच्योर। आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहो टेक्स्ट में लिख सकते हो, आप ये ऑर्डर फॉलो करना चाहो ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को लिखोगे जरूर अपने आंसर के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आया समझ क्या बात कर रहे हैं हम? हमने एक बात की कि जो इराइथ्रिटोल है उसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। तो जैसे जैसे ऑर्गन्स डेवलप होते जाएंगे उनके अंदर और ज्यादा इराइथ्रिटोल एनिमल को देखने को, सॉरी बैक्टीरिया को मिलेगा। और इसलिए जिन एनिमल्स के अंदर, जिन ऑर्गन्स के अंदर ज्यादा इरेथ्रिटोल है या जिस एज ग्रुप में ज्यादा है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। देन अगर आपके क्वेश्चन में एनिमल्स मेंशन्ड है, जब आप ये मेंशन करोगे, अगर कैटल का है सिंपली, फिर इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा पेपर के अंदर, कि जो हॉर्स हैं उनके अंदर जनरली दे आर रेजिस्टेंट टू ब्रुसेला इन्फेक्शन, और अबॉर्शन नहीं होते हॉर्सेज के अंदर। हॉर्सेज में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, पोल एविल और फिस्टुलस विदर्स। और कोई बैक्टीरिया भी आपको ध्यान है जो ये करता हो? कोई और बैक्टीरिया का नाम जो पोल एविल या फिस्टुलस विदर्स करता हो? चलो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक्टिनोमाइसिस या एक्टिनोबैसिलस में से एक है। एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरिसाई कह रहे हो आप? एक्टिनोमाइसिस बोविस जो होता है, जो क्या डिजीज प्रोड्यूस करेगा, लंपीजा या वुडन टंग? लंपीज। लंपीजा। तो अगर आप हॉर्सेज का लिखोगे तो हॉर्सेज में ये मेंशन करोगे कि अबॉर्शंस वहां पे नहीं होते, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है दैट कोज फिस्टुलस विदर्स और पोल एविल अमंग हॉर्सेज अलोंग विद एक्टिनोमाइसिस बोविस। बोविस पढ़ोगे तब ये इजी हो जाएगा आपके लिए, अभी नहीं आया है ये पार्ट हमारे सामने। Disease is naturally prevalent to sheep, caused mainly by melitensis, which is major zoonotic pathogen, present in canine swine population, deer इनके अंदर भी रिपोर्टेड है। लेकिन मेन फोकस हमारा कैटल के ऊपर रहेगा, हॉर्स के ऊपर रहेगा, शीप में आप कर सकते हो जब आपसे डोमेस्टिक एनिमल्स की फॉर्म में पूछा जाए। कैटल की फॉर्म में पूछा जाएगा तो सिर्फ कैटल स्पेसिफिक हम बात करेंगे। अब एंट्री कैसे होगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स, कंटेमिनेटेड फीड और वाटर, licking infected placenta fetus genitalia of another cow after it has aborted। मतलब एक पर्टिकुलर फार्म है जहां पे 100 एनिमल्स हैं और बाय चांस किसी एनिमल ने अबॉर्ट कर दिया, और दूसरा एनिमल या तो उस एनिमल को लिक कर ले, उसके डिस्चार्जेस को लिक कर ले, या जो प्लेसेंटा है उस प्लेसेंटा को, कई एनिमल खा भी जाते हैं, कई लिक भी कर लेते हैं, उनके अंदर एंट्री हो सकती है। देन इन्फेक्टेड बुल्स may excrete the organism in semen, they are permanent carriers of disease। Congenital transmission may occur through in utero contact with infected tissue और body fluids। और एक जो आप मेरे ख्याल से सुनते आए होंगे कभी से, एआई से ज्यादा ट्रांसमिट होगा या नेचुरल मेटिंग से? नेचुरल मीटिंग से सर। किससे? नेचुरल मीटिंग से सर। नेचुरल मेटिंग से। कोई और बताना चाहे इसका रीजन? इजी क्वेश्चन है वैसे, पुराना हो चुका है काफी। क्यों होता है नेचुरल मेटिंग से ज्यादा? मल्टीपल फीमेल्स को वो होता है तो उस वजह से फिर ट्रांसमिशन होता मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, आपकी बात दोबारा बोलो। है। बट सिंगल बुल फिर मल्टीपल
फीमेल्स के साथ मीटिंग करता है तो फिर कैरियर की तरह एक्ट करता है वो। लेकिन हम तो कह रहे हैं नेचुरल इंसेमिनेशन में कम होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ज्यादा होगा ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया। ठीक है, और कोई थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये तो इजी है क्वेश्चन। साइट ऑफ सीमन डिपोजिशन के ऊपर बात है। जहां पे अब साइट ऑफ सीमन डिपोजिशन एआई में कहाँ होता है जनरली? तो सर्विक्स में। सर्विक्स में। और नेचुरल मेटिंग में? नेचुरल मेटिंग में मैं यूट्रस के अंदर। जो अब सर्विक्स की जो म्यूकोजा है वो काफी थिक होती है, और जब थिक होती है तो बैक्टीरिया को पेनिट्रेशन में दिक्कत आती है। लेकिन नेचुरल मेटिंग के अंदर यूट्रस में होता है, वहां पे जो म्यूकोजा है उसको वो इजीली क्रॉस कर सकता है बैक्टीरिया। तो इसलिए आप लिखोगे विनीरियल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन अकर मोर इन नेचुरल मेटिंग कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुए हमारे? इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स, कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर, ये लिखोगे आप। इन्फेक्टेड बुल्स में एक्सक्रीट द ऑर्गेनिज्म इन देयर सीमन, कंजेनाइटल ट्रांसमिशन लिखोगे। उसके बाद लिखोगे विनीरियल ट्रांसमिशन, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स, मेम्ब्रेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के कॉन्टेक्ट में, या एक एनिमल इन्फेक्टेड था उसको इंजेक्शन लगाया, सेम नीडल आपने यूज कर ली दूसरे एनिमल्स। तो यहाँ कोई इनहेलेशन का डिस्कशन नहीं किया हमने, सिर्फ इंजेक्शन का डिस्कशन किया है। और कंजनाइटल को आप वर्टिकल भी कह सकते हो एक स्पीसीज से दूसरे में। कंजनाइटल इनके लिए बेटर वर्ड है, वर्टिकल पोल्ट्री में ज्यादा यूज करेंगे हम। और विनीरियल ट्रांसमिशन। सो बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहो तो तीन चीजें लिखोगे आप: मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन, कंजनाइटल या इन यूट्रो ट्रांसमिशन, और थर्ड लिखोगे विनीरियल ट्रांसमिशन। विनीरियल में लिख सकते हो कि नेचुरल मेटिंग में ज्यादा कंपेयर टू एआई, और इंजेक्शन में दो चार जो आपको याद आए: इन्फेक्टेड प्लेसेंटा, बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स या डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, और कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर, उनसे हो जाएगा इंजेक्शन। अब आते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर। तो रूट ऑफ एंट्री क्या हुआ हमारे पास? इंजेक्शन। अब देखो चलते हैं आगे। एंट्री ऑफ ब्रुसेला स्पीसीज लिखना चाहो यहां पे वाया इंजेक्शन। प्रोलिफरेशन इन रीजनल लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड को क्या करेगा? एनलार्ज और हाइपरप्लेसिया उसका होगा। तो आप लिख सकते हो एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, लिम्फ एडिन एडिन वर्ड यूज करते हैं ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन जहां होता है। तो लिम्फ ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन लिम्फेडिनाइटिस। अब लिम्फ से कहां पहुंच गया? ब्लड के अंदर पहुंच गया। रिचेज द ब्लड थ्रू थोरेसिक डक्ट एंड कोज बैक्टीरियमिया। कोई सिस्टेमिक साइंस ये प्रोड्यूस नहीं करता, फीवर आ गया या कोई ऐसी कंडीशन, इसलिए हम सेप्टिसीमिया नहीं लिखेंगे इस कंडीशन के अंदर, बैक्टीरियमिया लिखेंगे। सो लगभग लगभग वही पैथोजेनेसिस जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे आ रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंज हमने यहाँ पे किया है कि जब ब्लड के अंदर पहुंचता है तो ये बैक्टीरियमिया कोज करता है, ना कि सेप्टिसीमिया। उसके बाद लोकलाइजेशन इन ऑर्गन्स, तो कौन से? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, जो हमने शुरू डेफिनेशन में डिस्कस किया था। जेनाइटल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स रिच इन इराइथ्रोटोल, साइनोवियल स्ट्रक्चर। आप इराइथ्रोटोल तक ही फोकस करो, ऑर्गन्स रिच इन इराइथ्रोटोल। या आप सिंपली इसको यू कर सकते हो, लोकलाइजेशन इन ऑर्गन, एक साइड लिखो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, एक साइड लिखो ऑर्गन्स रिच इन इराइथ्रोटोल, और उसके नीचे लिख दोगे आप जेनाइटल, देन अडर, प्लेसेंटा, फिटस। इस वे में भी आप प्रेजेंट इसको कर सकते हो, या जो प्रेजेंटेशन ये है उसको भी यूज कर सकते हो। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स, अबॉर्शन स्टॉर्म ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन हाईली ससेप्टेबल नॉन वैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट कैटल। Abortion usually takes place after 6 months of pregnancy, that is in third semester. Animals suffer from swelling in the joints. तो ये जो साइनोवियल स्ट्रक्चर वाला था, ये इसलिए मेंशन था कि स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स भी देखने को मिलता है। रिटेंट प्लेसेंटा, मेट्राइटिस कॉमन सीक्वेल टू अबॉर्शन। अबॉर्शन होने के बाद क्या कंडीशन? आरओपी होगा, मेट्राइटिस होगा। कोटिलिडन्स रिमेन अटैच्ड एंड शो नेक्रोटिक चेंजेस विद स्टिकी और ओडोरस ब्राउन एग्जिट, स्मेली डिस्चार्ज वहां से देखने को मिलता है।
आप मेंशन करना चाहो जो प्लेसेंटा होती है दैट इज नेक्रोटिक लेदरी प्लेसेंटा। देन ये पॉइंट और मेंशन करोगे कि वंस अबॉर्टेड एनिमल्स बिकम सिम्टोमेटिकली नॉर्मल फॉर फर्दर जेस्टेशन एंड लैक्टेशन बट एक्टिवली शेड द ऑर्गेनिज्म में यूट्राइन डिस्चार्ज एंड मिल्क इन सब्सिक्वेंट पार्चुरेशन। ये एक बार जो इन्फेक्ट हो गया उसकी जितनी भी फर्दर लैक्टेशन या जेस्टेशन है वो नॉर्मल रहेंगी। सिर्फ दिक्कत क्या आएगी कि वो सिक्रीट करता रहेगा सिक्रीशंस डिफरेंट एनिमल्स को, मिल्क में भी और यूट्राइन डिस्चार्ज में भी। मेल्स की बात करें तो एपिडिडेमिटिस और काइटिस। शीप एंड गोट्स को इकट्ठा ले लिया है हमने। अबॉर्शन, स्टर्लिटी, मेस्टाइटिस, देन साइनोवाइटिस। अब अगर आपने ये पॉइंट यहां पे ऐड कर दिया तो आप इसको दोनों में ऐड कर रहे हो। आप देखो, क्लियर कर देता हूं एक बार। मेरा आपने लोकलाइजेशन ऑर्गन में रेडिकुलर एंथेलियल जेनाइटल कर दिया, ऑर्गन रिच इन इराइथ्रिटोल और साइनोवियल स्ट्रक्चर। अब साइनोवियल स्ट्रक्चर में जब हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कुछ ना कुछ जॉइंट से रिलेटेड कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर कैटल का लिखेंगे तो वहां पे स्वेलिंग इन जॉइंट्स, शीप एंड गोट का लिखेंगे तो वहां पे साइनोवाइटिस, स्पोंडिलाइटिस और ऑर्काइटिस एपिडिडाइमिटिस, स्पेशली इन रैम्स। ये तो बहुत स्पेसिफिक है। रैम एपिडिडाइमिटिस तो अपने आप में कंडीशन है। हॉर्सेज में कुछ नहीं, फिस्टुला ऑफ विदर्स और ओ लेवल ये देखने को मिलेगा। पिग्स में बर्थ ऑफ वीक पिगलेट्स, डॉग्स में अबॉर्शन। डॉग्स आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। सो कैटल बफलो, कैटल बफलो भी उसके साथ ही होगा, कैटल ही लिखते हैं हम वैसे तो। देन बुल्स, शीप एंड गोट्स और हॉर्सेज, इनको याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट। देन अगर इसको वैसे हम जूनोसिस में ही कंसीडर करेंगे, ब्रूसेला मेलिटेंसिस इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज एक्यूट फॉर्म, हैज सडन ऑनसेट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमिटेंट फीवर। आपके किसी सीनियर को जो गायने की प्रैक्टिस ज्यादा करता हो उससे हुआ हो ये तो आप पूछ सकते हो। ये सारे साइन देखने को मिलते हैं। इंटरमिटेंट फीवर विच sharply rises during late afternoon or even accompanied with chills, shivering, malaise, nausea और extreme fatigue। फीवर कैसे चलेगा? एक बार आ गया फिर कम हो गया, फिर आ गया फिर कम हो गया, फिर आ गया फिर कम हो गया। ये जो वेव लाइक पैटर्न है इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, कौन सा फीवर हो गया? टाइप ऑफ फीवर, ये जो इस डिजीज का सिनोनिम भी है। बाइफेजिक। फेज तो कई बना दिए हमने, बाईफेजिक तो आपको डिस्टेम्पर में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सिनोनिम यू से शुरू होगा, अंडुलेंट, अंडुलेंट फीवर। अंडोलेंट फीवर। अंडोलेंट, डॉक्टर कपिल ने ठीक बताया है, दिस इज अंडोलेंट फीवर टाइप कंडीशन। सो इसलिए ह्यूमन के अंदर जो इसका सिनोनिम है वो ह्यूमन अंडोलेंट फीवर भी करते हैं। आई थिंक सिनोनिम रह गए इसके, एक मिनट कंसीडर करते हैं उनको भी। सो बैंक्स डिजीज, बैंक ने डिस्कवरी की, वैसे ब्रूस ने की थी सबसे पहले तो इसलिए ब्रूसेलोसिस, फिर बैंक ने भी की। देन मेडिटेरेनियन फीवर, एक माल्टा कंट्री में हुई माल्टा फीवर, अंडुलेंट फीवर। ये जूनोटिक जो इसके नाम है वो कह सकते हो आप। एनजूटिक अबॉर्शन, एपिजूटिक अबॉर्शन, स्लिंकिंग ऑफ काव्स ये भी इसके लिए यूज होता है। रैम एपिडिडेमिटिस, कंटेजियस अबॉर्शंस, ये सारे आप इसमें से दो तीन नाम चूज करो। स्लिंकिंग ऑफ काव चूज करो, कंटेजियस अबॉर्शन चूज करो, बैंक डिजीज, मेडिटेरेनियन फीवर, एक इसको जिब्रल्टार या गिब्रल्टार जो भी आप बोलना चाहो, गिब्रल्टार फीवर भी बोलते हैं। ये कुछ इसके सिनोनिम्स, दो तीन ही याद रखने हैं, कोई किताब नहीं लिखनी हमें वहां बैठ के, सिंपली बस सिनोनिम के ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं, एक दो नाम आपको याद रहना चाहिए। देन यहां तक हम आ गए थे। देन नेक्रोप्सी फाइंडिंग, प्लेसेंटा इडिमेटस एंड लेदरी, कोटिलिडन्स नेक्रोज्ड, enlargement of liver, spleen and most of the superficial lymph nodes। नेक्रोप्सी में कुछ खास नहीं है। अब जो पार्ट आने वाला है, क्योंकि इस डिजीज का ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है तो जो डायग्नोसिस है और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक का जो पार्ट था वो तो जनरल पार्ट था, वो तो आपने पढ़ा हुआ था, वो वैसे भी आप लिख देते। अब जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मतलब हाफ पेज की इंपॉर्टेंस देनी है। सो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन डायग्नोसिस ऑफ ब्रुसेला इंक्लूड
आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल पैथोजेनेसिस टेस्ट और टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज. So isolation of organism in case of abortion, material for the culture examination can be collected from, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टमक एंड लंग कंटेंट ऑफ अबॉर्टेड फीटस. कभी ऑब्जेक्टिव दोगे तो इस लाइन को फिर याद रख लेना कि अगर आपको सैंपल लेना है पर्टिकुलरली अबॉर्टेड फीटस का, तो आप कहां से सैंपल लोगे, तो या तो स्टमक से या लंग कंटेंट ऑफ अबॉर्टेड फीटस. इसको आप मेंशन करोगे, मैंने इसलिए बोल्ड किया हुआ है ये, कि फीटस से कहां कहां से सैंपल लेंगे, या तो स्टमक से या लंग कंटेंट से ऑफ अबॉर्टेड फीटस. प्लेसेंटल टिश्यू का आप लोगे या यूट्राइन फ्लूइड का. देन मीडिया हाईलाइट करना है आपको, अंडरलाइन करना है, जो मीडिया हम यूज करते हैं कल्चर एंड आइसोलेशन के लिए, दैट इज फेरल्स मीडिया. ये अगर आपने नहीं पढ़ा यूजी में तो इसको लिखना है पेपर के अंदर, कल्चर एंड आइसोलेशन बाय यूजिंग फेरल्स मीडिया. और सैंपल हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, स्टमक एंड लंग कंटेंट ऑफ फीटस. ऐसा नहीं कि सिंपली हम लिख देगी आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम फीटस या प्लेसेंटल टिश्यू. नो, स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा इस पॉइंट में, क्योंकि डायग्नोसिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टमक और लंग कंटेंट ऑफ अबॉर्टेड फीटस, प्लेसेंटल टिश्यू, यूट्राइन फ्लूइड. देन कल्चर आइसोलेशन यूजिंग फेरल्स मीडिया. एनिमल पैथोजेनेसिटी टेस्ट, इसमें जो स्ट्रोस रिएक्शन होती है, या स्ट्रोस टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, इसको पूरा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है. आप सिंपल लिखो कि स्ट्रोस टेस्ट इन गिनी पिग, ये लिख दो. आपने स्ट्रोस टेस्ट नहीं पढ़ा तब आप इसको पढ़ सकते हो. गिनी पिग में भी इनोकुलेटेड विद सस्पेंशन ऑफ ऑर्गन्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ फीटस, प्लेसेंटा, ये मिल्क है, वेजाइनल म्यूकस, इन सबको करेंगे. 6 हफ्ते बाद उसको सेक्रीफाइस करेंगे, उसकी लिम्फ नोड्स को देखेंगे. एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन स्वोलन, लिम्फ स्प्लीन एनलार्ज होगा, नेक्रोटिक एरिया सीन इन लीवर एंड स्प्लीन वेयर द ऑर्गेनिज्म में बी कल्चर. तो कोई खास रेलेवेंस नहीं है, आप सिंपल लिखो स्ट्रोस टेस्ट या एनिमल पैथोजेनेसिटी टेस्ट यूजिंग गिनी पिग. इसको सिंपल, मतलब कई बार ये होता है कि हमें स्ट्रोस टेस्ट का पता नहीं होता, तो उस चीज के लिए है ये, बाकी आप इसको स्किप करोगे. देन पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज. So most serological for test studies for diagnosis of brucellosis based on antibody detection. इसमें क्या क्या टेस्ट परफॉर्म हम करते हैं, आपको टेस्ट का नाम लिखना है, फिर ये लिखना है कि उसको किस वे में यूज करते हैं. तो आप देखोगे सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है, जो टाइटर है उनके बारे में बताएगा. आरबीपीटी, या इसको एबीआरटी भी बोलते हैं, अबोर्टस बंगाल आर टेस्ट, रोज टेस्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं बीआरटी की. आरबीपीटी आप याद रख सकते हो, रोज बंगाल प्लेट टेस्ट. स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं. दिस इज स्क्रीनिंग या क्वालिटेटिव टेस्ट, ये डिटेक्ट करेगा ओनली पॉजिटिव नेगेटिव. सो सेट जो हुआ सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट, दिस इज क्वांटिटेटिव. आरबीपीटी दिस इज क्वालिटेटिव. और जो मिल्क रिंग टेस्ट, और ये भी आरटी को बोलते हैं, गलत बोलते हैं मैं, जो मिल्क रिंग टेस्ट है, दिस इज हार्ड स्क्रीनिंग टेस्ट. लगभग आपके पेपर में अगर ये आ गया तो 2.5 नंबर जो होंगे वो डायग्नोसिस से आएंगे, और उसमें से भी 2 नंबर जो होंगे वो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज से आएंगे आपको, अगर क्वेश्चन की डिवीजन की जाएगी तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो सेट क्वांटिटेटिव, आरबीपीटी क्वालिटेटिव, मिल्क रिंग टेस्ट हार्ड स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा. देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी हम यूज करते हैं. दिस इज वेरी स्पेसिफिक इन कंपैरिजन टू अदर टेस्ट. It rarely exhibit non-specific reaction and is capable to differentiate between antibodies of vaccinated or infected animals. मान लो आपने वैक्सीनेट किया एनिमल को, एंटीबॉडी टाइटर उसके अंदर भी मिलेगा, लेकिन सीएफटी जो है वो दैट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीबॉडीज ऑफ वैक्सीनेटेड एंड इन्फेक्टेड. ये राजस्थान वालों ने क्वेश्चन पूछा था एक बार कि आप ब्रूसेला के लिए क्या यूज करोगे. इंटरनेशनली अगर आपको कुछ मतलब ऐसे करना है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, सो हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं. हार्ड में करना है तो हम ये करेंगे. ब्रूसेलिन लिखा है या नहीं लिखा, हाँ लिखा है, ठीक है. देन रिवेनोल 2-मरकेप्टोइथेनॉल, ये नहीं पढ़े होंगे आपने शायद, 2-ME टेस्ट भी बोल देते हैं.
So Rivenol and 2-mercaptoethanol test useful to differentiate agglutinin titer of vaccinated and infected, just like CFT. सेम रोल प्ले करते हैं ये रिवेनोल एंड मर्केप्टोएथेनॉल. सो इनका आप चाहो तो सिर्फ नाम नाम भी पेपर के अंदर मेंशन कर दोगे और उसको अंडरलाइन कर दोगे, वो भी बहुत है हमारे लिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. देन सिंगल इंट्राडर्मल एसआईडी टेस्ट लाइक ब्रूसेलिन, जैसे ट्यूबरकुलिन करते हो, जोनिन करते हो आप, मेलिन करते हो, वैसा. देन अदर के अंदर आप ये मेंशन करोगे कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम प्लेसेंटा यूजिंग कोस्टर स्टेनिंग. ये भी पॉइंट आपको मेंशन करना है कि किस टाइप की स्टेनिंग हम यूज करते हैं. कोस्टर स्टेनिंग, तो एक तो हमने फेरल मीडिया पढ़ा, फेरल मीडिया के ऊपर हम ग्रोथ देखते हैं, आइसोलेशन, कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया. और कोस्टर स्टेनिंग में प्लेसेंटा से प्लेसेंटल इंप्रेशन लेते हैं, उसको स्टेन करते हैं, और उसमें फिर हम बैक्टीरिया को डेमोन्स्ट्रेट या विजुलाइज करते हैं. और अपने दो जो सब में आएंगे, एलाइजा और पीसीआर. डिफरेंशियल डायग्नोसिस किन से करोगे? जिन जिन एनिमल सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अबॉर्शन होता है, लिस्टीरियोसिस, लेप्टो, ट्राइको, विब्रियोसिस. देन ट्रीटमेंट, नो डेफिनेट शेड्यूल ऑफ ट्रीटमेंट कैन क्योर ब्रुसेलोसिस इन डोमेस्टिक एनिमल्स. टेट्रासाइक्लिन स्ट्रिप्टोमाइसिन कॉम्बिनेशन कैन बी ट्राइड इन कैनाइंस. इतना खास नहीं, आप सिंपली लिखो ट्रीटमेंट, नो डेफिनेट शेड्यूल या नॉट एडवाइजेबल, आप ये भी लिख सकते हो. देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, 2.5 मार्क्स का अगर इस क्वेश्चन में डायग्नोसिस का वेटेज है तो 1.5 मार्क्स का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का भी होगा. फॉर इरेडिकेशन ऑफ ब्रुसेलोसिस, टेस्ट एंड स्लॉटर मेथड इज वाइडली अडॉप्टेड बट फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्रैक्टिस इन आवर कंट्री इज नॉट पॉसिबल. आप किसी ओनर को बता दो कि आपकी जो एनिमल है उसको ब्रुसेलोसिस है, और टीम आएगी चेक करने, तो वो अगले दिन ही उसको सेल कर देगा. और जहां उसके घर में थी जब तक ठीक थी, क्योंकि सिंगल एनिमल था, किसी और को ट्रांसमिट नहीं कर रही थी डिजीज. मान लो सेल कर दी, वो किसी डेयरी में चली गई जहां पे 100 एनिमल्स है, सो वो जो एक एनिमल गया वहां पे जाके 90 एनिमल्स को और कैरियर बना देगा, उनके अंदर और अबॉर्शन करवा देगा. सो इसलिए इस तरह की कंडीशंस हमारे ये जो प्रैक्टिस हैं कंट्रीज लाइक इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है. क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ हाइजेनिक डिस्पोजल ऑफ यूट्राइन डिस्चार्ज, फीटस, फीटल मेम्ब्रेन एंड इन्फेक्टेड कार्कस आर टू बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली. ये प्रैक्टिसेस हम फॉलो करेंगे प्रिवेंशन के लिए. इनको, जो भी अबॉर्टेड फीटस है, फीटल मेम्ब्रेन है, इन्फेक्टेड कार्कस है, उनका प्रॉपर डिस्पोजल एंश्योर हम करेंगे. तो आप इसकी स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एरेडिकेशन ऑफ ब्रुसेलोसिस, टेस्ट एंड स्लॉटर मेथड इज वाइडली अडॉप्टेड बट नॉट फीजिबल इन आवर कंट्री. सेकंड पॉइंट, हाइजेनिक डिस्पोजल ऑफ यूट्राइन डिस्चार्ज, फीटस, फीटल मेम्ब्रेन, इन्फेक्टेड कार्कस विल help in spreading the disease or controlling the disease. Then to control the disease or to build up a resistant herd, vaccination program is always essential. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैक्सीनेशन. आप समझो इसकी दो मेजर हमने डिस्कस किए, कैटल और शीप, या कैटल बफलो एक तरफ, शीप गोट एक तरफ. कैटल बफलो में हमने ब्रूसेला अबोर्टस डिस्कस किया, शीप गोट में ब्रूसेला मेलिटेंसिस. सो अबोर्टस का जो स्ट्रेन हम कॉमन यूज करते हैं उसको बोल देते हैं कॉटन स्ट्रेन 19 या S19. और ब्रूसेला मेलिटेंसिस के अंदर रेव 1. जो ब्रूसेला के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कैटल बफलो में होगी, वो दैट विल बी ओनली काफ फूड वैक्सीनेशन. ये आप टर्म मेंशन करोगे जब ये लिखोगे, काफ फूड वैक्सीनेशन. किस एज ग्रुप में? 4 to 8 months. किस सेक्स में? फीमेल्स ओनली. क्योंकि अगर मेल्स में बाय चांस भी इंजेक्ट कर दिया तो वहां पे वो टेस्टिकल्स में लोकलाइज कर जाएगा, और काइटिस होगी, और दैट पर्टिकुलर एनिमल या दैट पर्टिकुलर मेल बिकम परमानेंट कैरियर ऑफ द डिजीज. नॉट इंजेक्टेड इन मेल्स, बैक्टीरिया विल सेटल इन टेस्टिस एंड मेक द एनिमल परमानेंट कैरियर ऑफ ब्रुसेलोसिस. इंपॉर्टेंट. देन वैक्सीनेशन जो होती है दैट इज लाइव वैक्सीनेशन. अगर आपने देखा हो वैक्सीनेट करते हुए ब्रूसेला को, HSFMD की तो वैसे कर देते हैं, इसके लिए प्रॉपर पीपी किट पहननी पड़ती है, मास्क, ग्लव्स, एप्रॉन, सारी चीजें. सो cow food vaccination for 4 to 8 months female using cotton strain S19 vaccine of Brucella abortus. This is live vaccine, not injected in males. Additionally,
RB51 का भी यूज कर सकते हैं हम, दैट इज ऑल्सो लाइव ब्रुसेला वोर्टस। ब्रुसेला वोर्टस की जो किल्ड वैक्सीन है 45/20, ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो एटलीस्ट यही आती है इंडिया में S19 की। सो तीन वैक्सीनेशन आप लिखोगे अबोटस की, S19, RB51, रोज बंगाल 51 और 45/20। एक लिखोगे मेलिटेंसिस की, रेव 1। ठीक है। देन जो FMD में अगर आपने उस दिन क्लास अटेंड की हो तो वो सेम चीज आपको यहाँ मेंशन करनी है, NADCP 2019, या आप इसके बराबर में लिख सकते हो LHDCP, अब इसका नाम चेंज हो गया है। So, National Animal Disease Control Program is a flagship scheme launched by Honorable Prime Minister in September 2019 for control of FMD and brucellosis by vaccinating 100% of, ये FMD के लिए है, और 100% bovine female calves of 4 to 8 months age को brucellosis। इस क्वेश्चन के, इस पॉइंट के साथ जब आप अपना क्वेश्चन फिनिश करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको जो रिस्पेक्टेबल मार्क्स है 7.57, वो कोई भी रोक सकता है, अगर आपने सफिशिएंट कंटेंट इसके अंदर मेंशन किया, आपने फोकस किया है प्रिवेंशन कंट्रोल के ऊपर, फोकस किया है आपने डायग्नोसिस के ऊपर, कुछ कुछ आपने इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स लिखी हैं, पैथोजेनेसिस को डिस्कस किया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इराइथ्रिटोल का वहां पे मेंशन है, कैप्नोफिलिक मेंशन है, इंट्रोडक्शन है। इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़ी है हम आज हमने तीन, शायद इनमें से एक कोई आपको एग्जाम में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज के क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट आपको